रात के हमसफर हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो मिट्टी की खुशबू से भरी है और खेतों की हवा जैसी ठंडी सुकून देने वाली है। कहानी का नाम है मौसम का खेल, जहां कभी आसमान से बरसते ओले, कभी बाढ़ का पानी, कभी धरती पर पड़ी लंबी सूखी दरारें, और इन सब के बीच एक किसान का दिल जो हर बार टूटता है मगर फिर भी अगली बुआई में उम्मीद के बीज बो देता है। यह सिर्फ एक किसान की दास्तान नहीं, बल्कि हमारी उस मिट्टी की याद है जहां दुख भी आते थे मगर हिम्मत कभी कम नहीं होती थी, जहां जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी धैर्य और सादगी थी। और जैसे जैसे आप इस कहानी की लय में डूबते जाएंगे, आपके भीतर की थकान ढीली पड़ जाएगी, आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल को लगेगा जैसे किसी पुराने गांव की चौपाल पर आराम से लेटकर कोई मीठी सी लोरी सुन रहा हो। अगर ऐसी नींद में डुबो देने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर 2 दिन में एक नई कहानी आपको सपनों की दुनिया तक ले जाती है। तो बताइए, आप किस शहर और कौन से गांव से सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? आपके हर छोटे से कमेंट और हर एक लाइक से यह महसूस होता है कि आप यहीं पास बैठे हैं इस नींद भरी यात्रा में मेरे साथ। अब आइए, थोड़ी रोशनी कम कर लीजिए, पंखे या हवा की धीमी धीमी सरसराहट को सुनिए और धीरे से आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस किसान के आंगन में जहां मिट्टी की गंध, बरसते बादल और उम्मीद के बीज हमेशा जिंदा रहते हैं। सुबह का धुंधलका गांव के हर कोने को एक रहस्यमयी चादर में ढक रहा था। मुर्गे की बांग और कहीं कहीं दूर बैलों की घंटी की आवाज नींद और जाग के बीच झूलते माहौल को तोड़ रही थी। खेतों की मेड़ पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। हवा में मिट्टी और गोबर के कंडों की गंध घुली हुई थी। यही था उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव धर्मपुर का दृश्य, जहां किसान अपने दिन की शुरुआत सूरज से पहले कर देते थे। धर्मपुर में ही रहता था रामेश्वर सिंह, उम्र करीब 45 बरस, सांवला, मजबूत कद काठी वाला आदमी, जिसकी आंखों में मेहनत और संघर्ष की गहराई साफ झलकती थी। माथे पर पसीने की बूंदें अक्सर उसके चेहरे का स्थायी हिस्सा बन चुकी थीं। वह साधारण धोती कुर्ता पहनता था और पैरों में पुराने हवाई चप्पल, पर उसके लिए सबसे अहम चीज थी उसकी मिट्टी, वो जमीन जिससे उसका रिश्ता किसी रिश्तेदार से भी गहरा था। रामेश्वर का छोटा सा परिवार था। पत्नी सावित्री, बेटा मोहन कक्षा 9 का छात्र और बेटी गुड़िया कक्षा 6 की छात्रा। मां बाप को वह पहले ही खो चुका था, लेकिन खेत, बैल और टूटी फूटी झोंपड़ी उसे उनकी निशानी के रूप में विरासत में मिले थे। उस दिन भी रामेश्वर भोर होते ही खेत पर निकल पड़ा। सावित्री ने पीतल की गगरी में पानी भरकर दरवाजे पर रख दिया और आवाज दी, सुनो जी, चाय तो पीते जाओ। रामेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, चाय खेत से लौटकर अभी हल जोतना है, सूरज चढ़ गया तो मिट्टी सख्त हो जाएगी। हाथ में फावड़ा, कंधे पर हल्की लाठ और पीछे पीछे बैल। यह नजारा गांव वालों के लिए आम था, लेकिन रामेश्वर के लिए हर सुबह एक नई चुनौती होती। खेत की ओर जाते समय वह रास्ते में अपने साथियों से मिलता। रामदयाल, मुंशीलाल, छोटे लाल, सब किसान थे। सबके चेहरे पर वही चिंता, वही उम्मीद। खेत पर पहुंचते ही उसने बैलों को जोता और मिट्टी पलटनी शुरू कर दी। धरती की सीली खुशबू उसकी सांसों में उतर रही थी। वह खुद से बुदबुदाया, हे धरती मां, इस बार हमें निराश मत करना। बच्चों के स्कूल की फीस चढ़ गई है, साहूकार की उधारी सिर पर है, बस तेरा सहारा है। काम करते करते रामेश्वर के मन में बीते सालों की तस्वीरें उभर आईं। कभी ओलावृष्टि ने उसकी गेहूं की खड़ी फसल को छट कर दिया था, तो कभी बाढ़ ने धान के खेतों को डुबो दिया। एक साल ऐसा भी आया था जब बादल आसमान पर डेरा जमाए रहे, लेकिन एक बूंद पानी नहीं बरसा। फिर भी हर बार वह टूटा नहीं। हर बार उसने बीज बोए, मानो बीज नहीं, उम्मीद बो रहा हो।
दोपहर तक सूरज तपने लगा। पसीना उसके शरीर से बहकर मिट्टी में गिर रहा था। बैल भी थकने लगे थे। उसने उन्हें थोड़ी देर आराम दिया और खुद भी मेड़ पर बैठ गया। पास की नहर पर बच्चों की टोली नहा रही थी। उसकी आंखें अपने बेटे मोहन को ढूंढने लगीं, लेकिन मोहन इस समय स्कूल में था। अच्छा है, पढ़ाई कर रहा है। हम तो इसी मिट्टी में बूढ़े हो गए, पर उसे इस पसीने से बेहतर जिंदगी मिले, उसने मन ही मन सोचा। शाम ढलने तक वह हल चलाता रहा। घर लौटते समय आसमान पर हल्के बादल थे, हवा में नमी थी। उसने ऊपर देखा और मुस्कुराया। लगता है इस बार धरती हमें धोखा नहीं देगी। गांव लौटकर जब वह घर पहुंचा तो सावित्री ने खाना परोसा। बाजरे की रोटी, सरसों का साग और प्याज। गुड़िया ने पिता के पसीने से भीगे हाथों पर अपना नन्हा हाथ रख दिया। मोहन ने दिन भर स्कूल में सीखी बातें उत्साह से सुनानी शुरू कर दी। रामेश्वर ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और गहरी सांस लेकर बोला, मौसम चाहे जैसा भी हो, पर हमारी हिम्मत कभी कम नहीं होनी चाहिए। किसान कभी हारता नहीं, क्योंकि हर बार मिट्टी से ही जन्म लेता है। उसकी बात सुनकर सावित्री ने सिर हिलाया। आंखों में चिंता तो थी, पर साथ ही गर्व भी। यह था उनका जीवन, संघर्षों से भरा लेकिन उम्मीद से रोशन। सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था। धर्मपुर गांव के लोग अपने अपने खेतों की ओर बढ़ चुके थे। खेतों में हल चलने की आवाज, बैलों की घंटियां और किसानों की पुकार से पूरा इलाका गूंज रहा था। रामेश्वर भी बैलों को लेकर अपने खेत पहुंचा। मिट्टी पलट चुकी थी। अब समय था बीज डालने का। उसने झोले से गेहूं के दाने निकाले और अपनी मजबूत हथेलियों से उन्हें मिट्टी पर छिटकाने लगा। हर मुट्ठी के साथ उसके मन में एक नई दुआ थी। हे भगवान, इस बार फसल अच्छी हो जाए। बच्चों की पढ़ाई और घर की छत बस इन्हीं दानों पर टिकी है। पास ही उसकी बेटी गुड़िया दौड़ती खेलती आई। बाबा, ये दाने क्यों फेंक रहे हो? उसने भोलेपन से पूछा। रामेश्वर हंस पड़ा। बेटी, ये बीज हैं। इन्हें बोते हैं ताकि धरती मां हमें सुनहरी बालियां लौटा दे। देखना, कुछ ही महीनों में यहां हरी भरी फसल लहराएगी। गुड़िया की आंखों में उत्साह चमक उठा। वह मिट्टी से एक दाना उठाकर अपनी छोटी मुट्ठी में दबा लेती है, मानो किसी खजाने को संभाल रही हो। घर लौटते समय रामेश्वर ने गांव के चौपाल पर साहूकार लाला नंदकिशोर को देखा। मोटे पेट वाला लाला अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। जैसे ही रामेश्वर गुजरा, उसने आवाज दी, रामेश्वर, पुराने कर्ज का ब्याज बढ़ता जा रहा है। देख लेना, इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए, वरना खेत गिरवी रखना पड़ेगा। रामेश्वर के चेहरे पर शिकन उभर आई, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, लाला जी, इस बार भगवान मेहरबान होंगे, सब चुकता कर दूंगा। घर पहुंचकर उसने यह बात सावित्री को बताई। सावित्री ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम चिंता मत करो, जब तक हाथ पैर चलते हैं भूखे नहीं मरेंगे, भगवान सब देखता है। दिन बीतते गए। खेतों में नन्ही नन्ही कोपलें फूटने लगीं। हरे रंग की चादर ने मिट्टी को ढक लिया। गांव में हर ओर खुशी थी। बच्चे खेतों में खेलते और महिलाएं फसल देखकर गीत गाती। लेकिन फरवरी की एक शाम अचानक आसमान का मिजाज बदल गया। काले बादल घिर आए, हवा तेज चलने लगी। सावित्री ने घर के आंगन से आवाज लगाई, जी, जल्दी आओ, लगता है तूफान आ रहा है। रामेश्वर खेत की ओर भागा। देखते ही देखते बादलों ने गर्जना शुरू कर दिया। बिजली कौंधी और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। बारिश के साथ छोटे छोटे बर्फ के गोले गिरने लगे। ओले! हरे भरे खेत कुछ ही पलों में सफेद चादर से ढक गए। गेहूं की कोमल बालियां टूट टूट कर गिरने लगीं। बैल और बकरियां छप छप भागती रहीं। रामेश्वर खेत के बीच खड़ा था। उसके सिर पर ओले पड़ रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसकी आंखों के सामने महीनों की मेहनत पल भर में बिखर रही थी। वह हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता रहा। हे भगवान, इतना बेरहम क्यों हो गए? बच्चों का पेट कैसे भरेगा?
ओलावृष्टि थमने में घंटे भर का समय लगा। जब बादल छौंटे तो खेत खंडहर की तरह दिख रहे थे। टूटे हुए पौधों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, लेकिन वे मोतियों जैसी नहीं बल्कि आंसुओं जैसी लग रही थीं। रामेश्वर भारी कदमों से घर लौटा। सावित्री उसकी आंखों में देखकर सब समझ गई। सब चला गया? उसने धीमे स्वर में पूछा। रामेश्वर ने सिर झुका लिया। गुड़िया और मोहन पास आकर पिता के गले लग गए। मोहन बोला, बाबा मत रोइए, आप फिर से बीज बो देंगे ना? रामेश्वर ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान भी थी। हां बेटा, किसान का काम यही है, गिरना और फिर उठना। मिट्टी से ही हमें नई ताकत मिलती है। उस रात घर में चूल्हा तो जला, लेकिन रोटियों के साथ भारी सन्नाटा भी परोसा गया। सावित्री ने बच्चों को समझाकर सुला दिया। रामेश्वर देर तक जागा रहा। उसकी आंखें बंद थीं, पर मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, कब तक सहूंगा मौसम का खेल। ओलावृष्टि के उस काले दिन के बाद धर्मपुर गांव की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। खेत जो कुछ ही दिन पहले हरे भरे खड़े थे, अब बर्बादी की गवाही दे रहे थे। टूटी हुई बालियां, गिरे हुए पौधे और गीली मिट्टी पर बिखरे दाने, मानो हर चीज किसान की मेहनत का मजाक उड़ा रही थी। रामेश्वर का मन भारी था। दिन रात की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी, लेकिन किसान का दिल जितनी जल्दी टूटता है, उतनी ही जल्दी उम्मीद भी ढूंढ लेता है, क्योंकि अगर उम्मीद न हो तो खेती करना असंभव है। उस सुबह चौपाल पर जब वह पहुंचा तो वहां कई किसान बैठे हुए थे। सबके चेहरे उतरे हुए थे। कोई साहूकार को कोस रहा था तो कोई आसमान को। रामदयाल बोला, भाई रामेश्वर, अब तो हमें शहर जाकर मजदूरी ही करनी पड़ेगी। खेती में अब कुछ नहीं बचा। छोटे लाल ने जोड़ते हुए कहा, साहूकारों ने खून चूस लिया है, बैंक वाले भी दुत्कार देते हैं, आखिर हम जाएं तो कहां जाएं? रामेश्वर ने गहरी सांस लेकर कहा, मौसम ने हमें धोखा दिया है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। खेत हमारी जान है, हमें फिर से बीज बोना ही होगा। सब किसान उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में सवाल थे। कैसे? बीज कहां से आएंगे? कर्ज पहले से ही सिर पर है। रामेश्वर ने मन ही मन तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वह उम्मीद बोना नहीं छोड़ेगा। उसी दिन वह लाला नंद किशोर के दरवाजे पर पहुंचा। लाला चौपाल पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसने रामेश्वर को आते देखा तो होंठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। आओ आओ रामेश्वर, सुना, खेत तो ओलों ने चौपट कर दिए, अब आए हो कुछ और मांगने? रामेश्वर ने झुककर कहा, लाला जी, मैं जानता हूं कर्ज पहले से चढ़ा है, लेकिन इस बार भी अगर बीज न बोया तो घर वाले भूखों मर जाएंगे। मुझे फिर से कुछ पैसे चाहिए। लाला ने आंखें सिकोड़ कर कहा, सुनो रामेश्वर, पैसा हवा में तो उगता नहीं। तुम्हारे नाम पहले ही 5,000 बकाया है, ब्याज अलग। फिर भी अगर चाहो तो मैं कुछ और दे सकता हूं, लेकिन शर्त यही है कि अगर फसल न हुई तो आधा खेत मेरे नाम करना होगा। यह सुनकर रामेश्वर का कलेजा धक से रह गया। उसकी आंखों के सामने पिता की परछाई आ गई, जिन्होंने इसी खेत को संभालने के लिए अपना खून पसीना बहाया था, लेकिन वक्त मजबूर कर रहा था। रामेश्वर ने धीरे धीरे कहा, लाला जी, खेत मेरी जान है, उसे गिरवी रखना आसान नहीं, लेकिन बच्चों की भूख भी देखनी है। आप जो भी शर्त रखेंगे मैं मान लूंगा, बस इस बार बीज और खाद मिल जाए। लाला ने ठहाका लगाया और रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए बोला, अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें 3,000 दूंगा, ब्याज वही पुराना, और हां, आधा खेत पर मेरा अधिकार रहेगा जब तक पूरा कर्ज चुकता ना हो जाए। रामेश्वर ने कांपते हाथों से पैसे लिए। दिल पर पत्थर रखकर वह घर लौटा। सावित्री ने उसके चेहरे से सब समझ लिया। फिर कर्ज लिया? उसने धीमे स्वर में पूछा। रामेश्वर ने सिर झुका लिया। हां, और कोई रास्ता नहीं था। लाला ने खेत गिरवी रखने की शर्त रखी है। सावित्री की आंखों में आंसू भर आए।
लेकिन उसने तुरंत आंचल से पोंछ डाले और दृढ़ स्वर में बोली, ठीक है, खेत हमारा ही रहेगा। मेहनत करेंगे तो कर्ज भी चुकाएंगे और खेत भी छुड़ाएंगे। बस हिम्मत मत हारो। उस रात रामेश्वर देर तक जागता रहा। मोहन पास में पढ़ाई कर रहा था और गुड़िया मां की गोद में सो चुकी थी। रामेश्वर ने बेटे की किताबों को देखा और मन ही मन संकल्प लिया, इस बार चाहे जैसे भी हो फसल उगाकर दिखाऊंगा, बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। अगले दिन से उसने फिर से खेत में हल चलाना शुरू कर दिया। मिट्टी को नई जान देने के लिए उसने खाद डाली, बैलों को जोता और पूरे जोश से काम करने लगा। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। इतनी बर्बादी के बाद भी ये आदमी कैसे खड़ा है? लेकिन रामेश्वर जानता था, किसान अगर टूट गया तो उसका परिवार ही नहीं, पूरी दुनिया भूखी रह जाएगी। और यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। उसने मन ही मन कहा, मौसम का खेल चाहे जैसा भी हो, मैं हार मानने वाला नहीं। उम्मीद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। गर्मियों का मौसम धीरे धीरे ढल रहा था और सावन की आहट ने धर्मपुर की धरती को हरियाली से भर दिया था। खेतों में नन्ही नन्ही कोपलें सिर उठाकर आसमान से बातें करने लगीं। गांव की औरतें खेतों के मेड़ पर गीत गाती और बच्चे कीचड़ में दौड़ते खेलते। लगता था इस बार किस्मत किसान के साथ है। रामेश्वर के चेहरे पर भी लंबे समय बाद चमक लौटी थी। हर सुबह वह बैलों के साथ खेत पर जाता और शाम को थका मांदा लौटता, लेकिन दिल में संतोष था कि मेहनत रंग ला रही है। मोहन स्कूल से लौटकर किताबें रखता और पिता के पास आकर पूछता, बाबा, इस बार फसल पक्की होगी ना? रामेश्वर मुस्कुराकर कहता, हां बेटा, इस बार धरती मां हमसे रूठेंगी नहीं। तेरी किताबें भी खरीदी जाएंगी और गुड़िया के लिए नए कपड़े भी। सावित्री आंगन से यह बातें सुनती और आंखों में सपनों की चमक तैर जाती। लेकिन मौसम का खेल कौन समझ पाया है? एक रात आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं ने पूरे गांव को हिला दिया। लोग समझ नहीं पाए कि यह साधारण बारिश है या कुछ और। सुबह तक नदियों का पानी बढ़ने लगा। गांव के किनारे से बहने वाली छोटी नदी अब उफान पर थी। गांव के बुजुर्ग रामदयाल चौपाल पर चिल्लाए, अरे, ये तो बाढ़ का रूप ले रही है, सब लोग संभल जाओ। रामेश्वर भागा भागा खेत की ओर गया। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल डूब गया। तेज पानी नहरों से होकर खेतों में घुस चुका था। गेहूं और धान के पौधे पानी में लहराते हुए टूट रहे थे। मिट्टी बह रही थी और बैलों के खूंटे भी उखड़ गए। हे भगवान, इतना जुल्म क्यों? रामेश्वर ने सिर पर हाथ रख लिया। पास ही छोटे किसान छोटे लाल अपनी फसल बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लहरों के सामने सब बेबस थे। महिलाएं और बच्चे गांव के ऊंचे हिस्से की ओर भागने लगे। सावित्री भी गुड़िया को गोद में और मोहन का हाथ पकड़कर पुकार रही थी, जी जल्दी आओ, पानी बढ़ रहा है। रामेश्वर ने बैलों को खींचकर घर की ओर मोड़ा। रास्ते में कीचड़ और पानी का सैलाब था। किसी तरह वह परिवार को घर तक लाया, लेकिन घर भी कब तक टिकता? देखते ही देखते आंगन में पानी भरने लगा। सावित्री घबराई हुई थी। अब क्या करेंगे? अनाज तो पहले ही खत्म था और जो थोड़ा बहुत रखा था वह भीग गया। रामेश्वर ने गहरी सांस ली। बच्चों के डर से उसका दिल कांप रहा था, लेकिन चेहरे पर हिम्मत बनाए रखी। डरो मत, जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। सब मिलकर ऊंचे हिस्से पर चलेंगे। वहां पंचायत भवन है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। गांव वाले धीरे धीरे पंचायत भवन में जमा हो गए। सबके चेहरे पर डर और हताशा थी। कोई रो रहा था, कोई भगवान को पुकार रहा था। मोहन ने पिता से पूछा, बाबा, क्या हमारा खेत डूब जाएगा? रामेश्वर ने बेटे की आंखों में देखा। आंसू रोकते हुए बोला, बेटा, खेत अगर डूब भी गया तो हम फिर से बीज बो देंगे। किसान का खेत कभी मरता नहीं, बस सो जाता है, हम उसे जगा लेंगे। गुड़िया पिता की गोद में सिमट गई। सावित्री ने पति की ओर देखा। हालांकि उसकी आंखों में भय था,
लेकिन पति के शब्दों ने उसमें भी एक अजीब सी ताकत भर दी। 3 दिन तक बारिश थमती ही नहीं थी। बाढ़ का पानी गांव के आधे हिस्से को डुबो चुका था। कई झोंपड़ियां बह गईं, मवेशी मर गए। लोग सरकारी मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई राहत तुरंत नहीं पहुंची। जब पानी उतरना शुरू हुआ तो गांव का नजारा किसी रणभूमि से कम नहीं था। खेतों में कीचड़, गिरे हुए पौधे और सड़ती हुई फसलें। गांव के लोगों के चेहरे पर निराशा की मोटी परत थी। रामेश्वर घर लौटा और टूटी हुई खपरेल को देखकर ठिठक गया। दीवारें गीली होकर गिर चुकी थीं। सावित्री बोली, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, न घर न अनाज। रामेश्वर ने थके स्वर में कहा, हां, सब कुछ पानी ले गया, लेकिन हमारी जान बची है। यही सबसे बड़ा धन है। जब तक हम जिंदा हैं, फिर से सब बना लेंगे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज दृढ़ थी। वह जानता था कि किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिट्टी है, और मिट्टी चाहे कितनी भी डूबे, सूरज निकलते ही वह फिर से सांस लेती है। बाढ़ की मार से जूझते जूझते गांव वालों को कुछ उम्मीद थी कि बरसात के बाद खेत फिर से संभल जाएंगे, लेकिन मौसम का खेल खत्म कहां होता है। बारिश का दौर थमने के बाद अचानक आसमान साफ हो गया और सूरज ने ऐसी तपिश बरसाई कि धरती की नमी कुछ ही दिनों में चुक गई। गांव की पगडंडियां धूल से भर गईं। तालाब और नहर, जो कुछ समय पहले उफनते पानी से लबालब थीं, अब पपड़ीदार धरती में बदलने लगीं। खेतों की मिट्टी दरारों से चीख रही थी, मानो कह रही हो, हम प्यासे हैं। रामेश्वर खेत पर खड़ा होकर टूटी फूटी फसल को देख रहा था। कुछ पौधे जो बाढ़ में बच गए थे, अब धूप की मार से सूख रहे थे। पत्तियां मुरझा गई थीं और मिट्टी की दरारें पैरों में चुभती हुई सी लग रही थीं। मोहन ने पास आकर पूछा, बाबा, ये पौधे क्यों मुरझा रहे हैं? रामेश्वर ने गहरी सांस ली और बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, पानी नहीं है। जैसे इंसान बिना पानी के मर जाता है, वैसे ही खेत भी प्यास से मरते हैं। गुड़िया मासूमियत से बोली, तो बाबा, हम कुएं से पानी ला देंगे ना खेत में? रामेश्वर मुस्कुरा भी न पाया। उसके चेहरे पर गहरी थकान थी। बिटिया, कुआं भी सूख गया है, उसमें अब बस पथराई हुई मिट्टी है। सावित्री ने घर के आंगन में पानी की हांडी देखते हुए कहा, आज पीने के लिए भी मुश्किल से 2 घड़े बचे हैं। खाना बनाने और बच्चों को पिलाने भर को ही मिल पाएगा। गांव के लोग अब रोज चौपाल पर इकट्ठा होते, लेकिन इस बार बातचीत में केवल शिकायत और आक्रोश था। रामदयाल झल्लाकर बोला, कभी बाढ़ कभी सूखा, आखिर हम किसान जाएं तो कहां जाए? सरकार बस वादे करती है, मदद कोई नहीं करता। छोटेलाल ने जोड़ते हुए कहा, शहर जाकर मजदूरी ही करनी पड़ेगी, खेती से तो अब घर नहीं चलता। रामेश्वर चुपचाप सब सुनता रहा। उसके मन में भी दर्द था, लेकिन वह गांव वालों के सामने हार मानना नहीं चाहता था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, भाइयों, मुश्किलें चाहे जितनी आए, मिट्टी हमें कभी धोखा नहीं देती। देख लेना, अगर पानी न भी बरसा तो हम कम बीज बोएंगे, कम फसल काटेंगे, पर भूखे नहीं मरेंगे। हिम्मत हार गए तो सब खत्म। लोग उसकी बात सुनकर थोड़े शांत हो गए। गांव के बुजुर्गों ने भी सिर हिलाया। ठीक कह रहा है रामेश्वर, किसान का दिल मजबूत होना चाहिए। लेकिन अंदर से रामेश्वर जानता था कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। उस रात आंगन में चांदनी फैली हुई थी। रामेश्वर खाट पर लेटा हुआ था, पर नींद आंखों से कोसों दूर। सावित्री पास आकर बोली, इतना मत सोचो, जब बाढ़ आई थी तब भी हम जिंदा बचे, जब ओले गिरे थे तब भी हम संभल गए, सूखा भी चला जाएगा। रामेश्वर ने उसकी ओर देखा। सावित्री, बच्चों की आंखों में सपने हैं। मैं नहीं चाहता कि वो भी हमारी तरह हर बार मौसम से हारें। मोहन को पढ़ाना है, गुड़िया को भी अच्छा भविष्य देना है, पर बिना फसल के कैसे होगा? सावित्री ने उसका हाथ थाम लिया। तुम हिम्मत रखते हो, वही काफी है।
जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं ये घर टूटेगा नहीं। अगली सुबह रामेश्वर ने खेत की मेड़ों पर चलना शुरू किया। उसने मिट्टी की दरारों में हाथ भर दिया। धूल उसकी उंगलियों से उड़ रही थी। फिर भी उसने बीज की एक छोटी पोटली निकाली और धीरे से कुछ दाने मिट्टी में दबा दिए। पास खड़े मोहन ने हैरानी से पूछा, बाबा, इतनी सूखी धरती में बीज क्यों बो रहे हो? ये उगेंगे कैसे? रामेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, किसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बीज बोना मतलब उम्मीद बोना। हो सकता है कल बादल आ जाए। अगर बीज नहीं बोए तो बारिश भी बेकार जाएगी। मोहन ने पिता की ओर देखा और पहली बार समझा कि किसान की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास है। गांव में लोग रामेश्वर को देखकर हैरान थे। कुछ हंसते, कुछ कहते कि यह पागलपन है, लेकिन रामेश्वर जानता था कि सूखा चाहे कितना भी गहरा हो, उसकी उम्मीद की जड़ें उससे भी गहरी हैं। सूखे की मार से गांव का माहौल और भी भारी हो गया था। खेतों में हरियाली की जगह धूल उड़ रही थी। लोग पानी की तलाश में नहर, तालाब और कुएं के चक्कर काटते, लेकिन खाली हाथ लौटते। बच्चों की मासूम हंसी अब सिसकियों में बदलने लगी थी। ऐसे कठिन समय में रामेश्वर का परिवार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। उस सुबह सावित्री ने आंगन में बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंकीं। आटे की थैली लगभग खाली हो चुकी थी। उसने सावधानी से सिर्फ उतना ही आटा निकाला जिससे 4-5 रोटियां बन जाएं। प्याज और नमक ही सब्जी की जगह था। गुड़िया भूख से व्याकुल होकर बोली, अम्मा, आज तो दूध भी नहीं है। मेरी सहेली को कल गुड़ और दूध मिला था। सावित्री का दिल बैठ गया। उसने बेटी को गोद में खींचकर कहा, बिटिया, तू परेशान मत हो। जब तेरे बाबा फसल काटेंगे तब तुझे दूध भी मिलेगा और गुड़ भी। बस थोड़ा सब्र कर। मोहन चुपचाप कोने में बैठा था। उसने अपनी प्लेट से रोटी का टुकड़ा उठाकर बहन की ओर बढ़ा दिया। ले गुड़िया, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। रामेश्वर यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं। उसने मोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू पढ़ाई कर, बड़ा आदमी बन। हमारे जैसी तकलीफें तुझे न सहनी पड़े। मोहन ने दृढ़ स्वर में कहा, बाबा, जब तक आप खेत में मेहनत कर रहे हो मैं भी मेहनत करूंगा, पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं। उस रात आंगन में सब खाट पर बैठे थे। आसमान में तारों की चादर फैली हुई थी। हवा में गर्मी थी, लेकिन परिवार की बातें ठंडक पहुंचा रही थीं। सावित्री ने धीरे से कहा, सुनो जी, मुश्किलें कितनी भी हों, जब तक हम सब साथ हैं सब सह लेंगे। मैं जानती हूं खेत बार बार धोखा देता है, पर घर तो कभी धोखा नहीं देता। रामेश्वर ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं, बल्कि अटूट विश्वास था। सावित्री, तू सच कह रही है। जब तू और बच्चे मेरे साथ हैं तब मैं अकेला कहां हूं। खेत चाहे प्यासा रहे, लेकिन घर का दिल जिंदा है। गुड़िया पिता की गोद में सिर रखकर बोली, बाबा, मैं बड़ी होकर आपकी मदद करूंगी, खेत में भी और घर में भी। रामेश्वर मुस्कुराया और बेटी का माथा चूमा। तू तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है बिटिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटी सी पंचायत बुलाई गई। सब किसान एक दूसरे से अपने दुख बांट रहे थे। वहां भी रामेश्वर के परिवार का असर दिखा। जब लोग हार मानने की बातें करने लगे तो सावित्री ने बीच में कहा, हम औरतें भी साथ खड़ी हैं। खेत सिर्फ मर्दों का नहीं, हमारा भी है। हम भी मेहनत करेंगे। अगर घर में आटा कम है तो चिंता मत करो, सब मिल बांट कर खाएंगे। गांव की औरतें उसकी बातें सुनकर हैरान रह गईं। धीरे धीरे उनमें भी हिम्मत जागी। एक बुजुर्ग औरत बोली, सावित्री ठीक कहती है, जब तक हम सब मिलकर लड़ेंगे कोई मुश्किल हमें तोड़ नहीं पाएगी। उस दिन रामेश्वर ने महसूस किया कि सिर्फ उसका साहस ही नहीं, उसका परिवार और गांव की औरतें भी उसकी ताकत हैं। रात को लौटकर उसने बच्चों को सोते देखा। मोहन के हाथ में किताब थी और गुड़िया मां की बाहों में सिमटी हुई थी। सावित्री चूल्हे की राख समेट रही थी। रामेश्वर ने धीरे से कहा,
तुम तीनों मेरी सबसे बड़ी पूंजी हो। कर्ज, सूखा, बाढ़ सब आकर भी मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि मेरी जीत खेत की फसल में नहीं बल्कि तुम्हारी मुस्कान में है। सावित्री ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो ठान लो जी, अगली सुबह से हम सब मिलकर खेत संवारेंगे। चाहे कितना भी सूखा पड़े, हमारी मेहनत मिट्टी को फिर से जगा देगी। रामेश्वर ने आसमान की ओर देखा। चांदनी उसकी आंखों में चमक रही थी। उसने मन ही मन संकल्प लिया, हां, अब की बार सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। यही हमारी असली ताकत है। गांव में लंबे समय से सूखे और तंगी का माहौल था। हर दिन चिंता और संघर्ष से भरा हुआ। लेकिन जीवन सिर्फ आंसुओं से नहीं चलता। कभी कभी थोड़ी खुशी, थोड़ी रौनक भी जरूरी होती है। सावन का महीना था और पास के कस्बे में सालाना मेला लगा। गांव के बच्चे कई दिनों से उसी की बातें कर रहे थे। झूले, खिलौने, मिठाइयां, सबकी कल्पना में मेला किसी सपने जैसा था। एक शाम मोहन ने धीरे से पिता से कहा, बाबा, इस बार मेला देखने चलेंगे ना? स्कूल में सब दोस्त जा रहे हैं। गुड़िया तुरंत बीच में कूद पड़ी, हां बाबा, मुझे तो लकड़ी की गुड़िया चाहिए और झूला भी झूलना है। रामेश्वर ने बच्चों की आंखों की चमक देखी। मन तो उसका बोझिल था, जेब खाली थी, लेकिन वह बच्चों को निराश नहीं करना चाहता था। उसने सावित्री की ओर देखा। सावित्री मुस्कुराई और बोली, बच्चों की खुशी भी खेती जैसी है। थोड़ी सी मेहनत से बहुत बड़ी फसल मिलती है। ले चलो इन्हें। रामेश्वर ने सिर हिलाया, ठीक है, कल सुबह मेला चलेंगे। अगले दिन सूरज ढलते ही पूरा परिवार कस्बे की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर बच्चों का उत्साह देखना लायक था। गुड़िया उछलते कूदते गा रही थी और मोहन चारों तरफ की भीड़ को उत्सुक नजरों से देख रहा था। जैसे ही वे मेले में पहुंचे, चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी, ऊंचे ऊंचे झूले, ढोल नगाड़ों की आवाज और मिठाइयों की दुकानों से आती खुशबू ने सबका मन मोह लिया। गुड़िया दौड़कर बोली, अम्मा, मुझे जलेबी चाहिए। सावित्री ने मुस्कुराकर कुछ सिक्के दुकानदार को दिए और गर्मा गर्म जलेबी बच्चों के हाथ में पकड़ा दी। मोहन झूले की कतार में लग गया। उसकी हंसी और उत्साह देखकर रामेश्वर का थका हुआ दिल भी हल्का हो गया। लेकिन मेले का दूसरा पहलू भी था। मेले के बीचों बीच एक बड़ा तंबू लगा था, जहां शहर से आए व्यापारी अपने चमचमाते सामान बेच रहे थे। रंग बिरंगे कपड़े, खिलौने, रेडियो, घड़ियां और यहां तक कि कुछ लोग साइकिल भी बेच रहे थे। मोहन ने चमकती हुई घड़ी की ओर इशारा किया, बाबा देखो, ऐसी घड़ी मेरे स्कूल के मास्टर जी के पास भी है। रामेश्वर ने घड़ी देखी, कीमत पूछी, 50 रुपए। उसके दिल में टीस उठी। उसकी जेब में तो मुश्किल से 5 रुपए थे। उसने बेटे की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, बेटा, अभी तो ये हमारे लिए बहुत महंगी है, लेकिन एक दिन जरूर तेरे हाथ में ऐसी घड़ी होगी। मोहन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल तैर गए। गुड़िया की नजर गुड़ियों के स्टॉल पर गई। लकड़ी की रंगी हुई गुड़िया को उसने छूकर देखा और उत्साह से बोली, बाबा, ये मुझे चाहिए। दुकानदार ने कहा, 4 रुपए। रामेश्वर ने जेब टटोली। सिक्कों की खनक सुनाई दी। उसने सिक्के गिनकर दुकानदार को दिए और गुड़िया को खिलौना पकड़ा दिया। गुड़िया खिलखिलाकर बोली, धन्यवाद बाबा। उसकी मुस्कान ने रामेश्वर के दिल से सारी थकान मिटा दी। शाम ढलते ही मेला और भी जगमग हो उठा, पर इसी रोशनी में शहर और गांव का फर्क और गहरा हो गया। गांव के किसान फटे पुराने कपड़ों में सिक्के गिनते हुए अपने बच्चों की छोटी सी खुशी पूरी कर रहे थे। वहीं शहर से आए लोग नोटों की गड्डियां खर्च कर रहे थे। सावित्री ने यह सब देखा और धीरे से रामेश्वर के कान में कहा, देखा जी, हमारे बच्चों को 2 रुपए की गुड़िया से जितनी खुशी मिली, उतनी ही अमीरों के बच्चों को 100 रुपए के खिलौनों से भी नहीं मिली होगी। फर्क पैसों का नहीं, दिल का है।
रामेश्वर ने गहरी सांस ली और कहा, सही कहती हो सावित्री, लेकिन मैं चाहता हूं कि मोहन और गुड़िया भी एक दिन बिना सिक्के गिने अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें। शायद तभी मेरी मेहनत सफल होगी। रात को जब परिवार घर लौटा तो बच्चे थके हुए थे लेकिन खुश थे। गुड़िया ने अपनी नई गुड़िया को पास रखकर नींद की गोद में सिर रख दिया। मोहन देर तक उस घड़ी को याद करता रहा, लेकिन फिर किताब उठाकर पढ़ने लगा। रामेश्वर और सावित्री आंगन में बैठे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सावित्री बोली, आज बच्चों ने जो हंसी खुशी पाई वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। शहर की चमक दमक चाहे जितनी हो, असली रोशनी तो घर की मुस्कान है। रामेश्वर ने उसकी बात सुनी और आसमान की ओर देखा। वहां चांद अपनी पूरी चमक के साथ जगमगा रहा था। उसने मन ही मन कहा, मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं अपनी गुड़िया और मोहन के लिए एक नया आसमान बनाऊंगा। सावन बीत चुका था। खेत सूखते जा रहे थे। नहरों में पानी नहीं था और जो नहर से जुड़ी उम्मीदें थीं वे भी धीरे धीरे टूट रही थीं। बारिश के नाम पर बस कुछ हल्की फुहारें आई थीं, जिनसे खेत की प्यास और भी बढ़ गई थी। रामेश्वर रोज सुबह खेत में जाता, मिट्टी को हाथ में लेकर मलता और फिर निराश होकर आकाश की ओर देखता। हे भगवान, तू कब तक हमें इस तरह परखेगा? लेकिन भगवान तो खामोश था। खेत की दरारें और गहरी होती जा रही थीं। एक दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। सभी किसान इकट्ठा हुए। चेहरों पर थकान और आंखों में सवाल थे। गांव के बुजुर्ग किसान रघुवीर ने कहा, भाइयों, अब चुप रहने का समय नहीं है। सरकार हमसे वादा करती है कि बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, कर्ज माफ होगा, लेकिन हमें मिलता क्या है? बस आश्वासन। हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगली पीढ़ी खेती करना ही छोड़ देगी। रामेश्वर ने सिर उठाया। उसकी आवाज में थकान थी लेकिन जज्बा भी। बाबा सही कह रहे हैं। जब जब ओलावृष्टि आई, जब जब बाढ़ आई, जब जब सूखा पड़ा, हमने सहा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपने हक की आवाज उठाए। अकेला किसान कमजोर होता है, लेकिन अगर हम सब साथ खड़े हो जाएं, तो कोई ताकत हमें दबा नहीं सकती। भीड़ से आवाजें उठीं। हां, अब और चुप नहीं, हम दिल्ली चलेंगे। उस रात रामेश्वर ने घर में यह बात बताई। सावित्री ने चिंता से पूछा, जी, आप भी आंदोलन में जाएंगे? रामेश्वर ने गहरी सांस ली। हां सावित्री, अगर आज चुप रहे तो मोहन और गुड़िया का भविष्य अंधकार में होगा। मैं नहीं चाहता कि वे भी हमारे जैसे कर्ज और बेबसी में जीवन गुजारें। ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। मोहन ने भी यह सुना। बाबा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। रामेश्वर ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा काम है पढ़ाई करना। कल को तुम्हें हमारी लड़ाई किताब और कलम से लड़नी है। खेत की मिट्टी तुमसे भी उम्मीद रखती है। गुड़िया मासूमियत से बोली, बाबा, आप जल्दी आना। मैं अपनी गुड़िया आपके बगैर नहीं खेल पाऊंगी। रामेश्वर की आंखें भर आईं। उसने बेटी को गोद में उठाया और कसकर सीने से लगा लिया। कुछ ही दिनों में गांव से दर्जनों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर दिल्ली की ओर चल पड़े। रास्ते भर नारों की गूंज थी। जय जवान, जय किसान, हमारा हक हमें दो। रामेश्वर भी उनमें शामिल था। चौड़े हृदय वाला, पर चेहरे पर दृढ़ता। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दूर दूर तक किसानों का सैलाब उमड़ा हुआ है। कोई पंजाब से आया था, कोई हरियाणा से, कोई महाराष्ट्र से। सबकी तकलीफें अलग थीं, लेकिन आवाज एक थी। सर्दी की रातें थीं। किसान सड़क पर ही अलाव जलाकर बैठते, एक दूसरे को चाय पिलाते, अपने अपने गांव की बातें सुनाते। रामेश्वर ने एक रात कहा, भाइयों देखो, हम अलग अलग राज्यों से आए हैं, हमारी भाषा अलग है, खान पान अलग है, लेकिन दुख एक है, किसान होने का दुख। यही दुख हमें एक करता है। लोगों ने ताली बजाकर उसका समर्थन किया।
रामेश्वर दिन में जोशीला और साहसी दिखता, लेकिन रात को जब भी अलाव बुझने लगता उसे बच्चों की याद सताती। मोहन की पढ़ाई, गुड़िया की मासूम हंसी और सावित्री की चिंतित आंखें सब उसकी आंखों के सामने घूमते रहते। एक रात उसने पास बैठे किसान से कहा, भाई, खेती का मजा तो मिट्टी में है, लेकिन अब लगता है कि खेत बचाने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। किसान ने सिर हिलाया। हां रामेश्वर, यही सच्चाई है। अगर हम आज नहीं लड़े तो कल हमारे खेत और हमारे बच्चे दोनों ही शहरों की चकाचौंध में खो जाएंगे। कई हफ्तों की मेहनत और संघर्ष के बाद सरकार ने कुछ मांगे मानने का संकेत दिया। किसानों में नई ऊर्जा जागी। रामेश्वर ने गांव के साथियों से कहा, यह जीत हमारी एकता की है। अगर हम इसी तरह एकजुट रहे तो कोई हमें दबा नहीं सकता। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। असली जीत तब होगी जब हमारे बच्चे खेत में हल चलाते समय गर्व महसूस करेंगे, न कि शर्म। उस रात पहली बार रामेश्वर को लगा कि उसकी उम्मीद बेकार नहीं है। मौसम चाहे जैसा खेल खेले, अगर किसान एकजुट हो जाए तो आसमान को भी झुकाना पड़ता है। दिल्ली में आंदोलन जारी था, लेकिन गांव में जीवन अपनी धीमी गति से चलता रहा। सावित्री सुबह सुबह उठकर चूल्हे पर खाना बनाती, बच्चों को तैयार करती और फिर खेत की चौखट पर खड़ी होकर रामेश्वर की याद में खो जाती। मोहन अब 15 बरस का हो चुका था, दुबला पतला, लेकिन आंखों में चमक और जिज्ञासा भरी हुई। जब गांव के बच्चे काम धंधे में लग जाते, मोहन तब भी किताबों के पन्नों से चिपका रहता। गांव का स्कूल साधारण था। दीवारों पर पपड़ी उतरी हुई, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और बेंच टूटी फूटी, लेकिन मोहन को फर्क नहीं पड़ता था। वह स्कूल तक रोज 2 किलोमीटर पैदल जाता और शिक्षक की हर बात ध्यान से सुनता। एक दिन उसके अध्यापक श्री वर्मा ने उससे पूछा, मोहन, क्या बनना चाहता है तू? मोहन ने झिझकते हुए कहा, मास्टर जी, मैं खेती तो जानता ही हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पढ़ लिख कर ऐसा काम करूं जिससे हमारे खेत और गांव का भला हो। मैं चाहता हूं कि किसान को भी वही सम्मान मिले जो डॉक्टर और अफसर को मिलता है। श्री वर्मा उसकी आंखों में देखते रहे। बेटा, तेरे पिता रामेश्वर ने बहुत संघर्ष किया है। अगर तू मेहनत करेगा तो तू सच में गांव का नाम रोशन करेगा। शाम को जब मोहन पढ़ाई कर रहा था, गुड़िया पास में बैठकर गुड़िया खेल खेल रही थी। सावित्री पास आई और बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मोहन, तेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी खेत में लगा दी है। उन्होंने खुद पढ़ाई नहीं की, लेकिन तुझे पढ़ाने का सपना देखा है। तेरी पढ़ाई ही उनकी जीत है। मोहन ने किताब बंद की और बोला, अम्मा, मैं बाबा का सपना कभी टूटने नहीं दूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं पढ़ाई पूरी करूंगा। लेकिन पढ़ाई इतनी आसान नहीं थी। कई बार फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते, किताबें फट जाती। मोहन को अपनी कॉपी के पीछे के खाली पन्नों पर लिखना पड़ता। एक दिन स्कूल में परीक्षा थी। मोहन ने पुरानी कॉपी को संभालकर उत्तर लिखे। उसकी मेहनत रंग लाई। वह कक्षा में पहला आया। मास्टर जी ने उसे सबके सामने शाबाशी दी और एक पुरानी लेकिन अच्छी किताब उपहार में दी। घर लौटकर उसने वह किताब सावित्री को दिखाई। उसकी आंखें गर्व से भर आईं। यह तेरी मेहनत का फल है बेटा। बाबा को जब बताएंगे तो वे भी खुशी से फूले नहीं समाएंगे। कई हफ्तों बाद आंदोलन स्थल से रामेश्वर की चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, प्रिय सावित्री, यहां सब ठीक है। सर्दी बहुत है, लेकिन हौसला उससे भी बड़ा। हमारी आवाज धीरे धीरे दिल्ली की दीवारों तक पहुंच रही है। मोहन को कहना, पढ़ाई से पीछे मत हटना। खेत की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, लेकिन कल को हमारी किस्मत बदलने की लड़ाई वही लड़ेगा। गुड़िया का ख्याल रखना। तुम्हारा रामेश्वर। सावित्री ने वह चिट्ठी मोहन को पढ़कर सुनाई। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी। रात को गुड़िया ने भाई से पूछा, भैया, बाबा कब आएंगे?
मोहन ने बहन को गले लगाया। जल्दी आएंगे गुड़िया, बाबा हमारी खातिर ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हमें कभी भूखा ना रहना पड़े। गुड़िया ने मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, तो जब बाबा आएंगे मैं उन्हें अपनी नई गुड़िया दिखाऊंगी। समय बीतता गया। मोहन ने धीरे धीरे अपने भीतर एक सपना पाल लिया। मैं पढ़ लिख कर गांव का पहला ऐसा लड़का बनूंगा जो शहर जाकर डॉक्टर या इंजीनियर न बने बल्कि गांव लौटे, अपने खेत के लिए नई तकनीक लाए ताकि बाबा जैसे किसान हर साल मौसम के खेल से न हारें। वह रोज रात को दीपक की रोशनी में देर तक पढ़ता। बाहर अंधेरा होता लेकिन उसके मन में एक उजाला जलता रहता। उस रात सावित्री ने बेटे को किताबों में डूबा देखा। वह मन ही मन बोली, रामेश्वर देखना, हमारा बेटा तेरे सपनों को सच करेगा। मौसम का खेल चाहे जैसा भी हो, लेकिन अब नई पीढ़ी हार नहीं मानेगी। दिल्ली की सर्द हवाएं और लंबा खिंचता आंदोलन। रामेश्वर का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। ठंडी जमीन पर सोना, अधपेट खाना और रोज के संघर्ष ने उसकी सेहत पर गहरा असर डाला, लेकिन उसके चेहरे पर कभी हार का भाव नहीं दिखा। साथी किसान उसे हिम्मत का पहाड़ कहकर पुकारते थे। गांव में सावित्री और बच्चों की जिंदगी जैसे रुकी हुई थी। हर सुबह खेतों की ओर जाते हुए सावित्री को रामेश्वर की कमी खलती। मोहन पढ़ाई में डूबा रहता और गुड़िया अपने मासूम खेलों में, लेकिन घर का हर कोना रामेश्वर की प्रतीक्षा से भरा रहता। दिल्ली के अखबारों और टीवी पर अब किसान आंदोलन की गूंज तेज हो चुकी थी। हजारों किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। रामेश्वर भी दिन रात नारों में शामिल होता। एक रात आग के अलाव के पास बैठे किसान आपस में चर्चा कर रहे थे। एक बुजुर्ग किसान बोला, भाई रामेश्वर, कब तक ये मौसम हमें रुलाता रहेगा? कभी बाढ़, कभी सूखा, ऊपर से सरकार की नीतियां। क्या कोई दिन आएगा जब किसान मुस्कुराएगा? रामेश्वर ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आएगा जरूर। मौसम तो इंसान के बस में नहीं, लेकिन इंसान अपने हालात बदल सकता है। अगर हम एकजुट रहें तो खेती का भविष्य बदल सकता है। मेरे बच्चे के सपने में ही मैं वो उजाला देख रहा हूं। गांव में मोहन की मेहनत रंग ला रही थी। हाल ही में जिले में विज्ञान प्रदर्शनी लगी। मोहन ने उसमें भाग लिया और कम पानी में खेती करने की तकनीक पर छोटा सा मॉडल बनाया। जब उसने मंच पर समझाया कि कैसे टपक सिंचाई और सौर पंप से किसान अपनी फसल बचा सकते हैं, तो सबने उसकी तारीफ की। मोहन ने गर्व से कहा, यह सपना सिर्फ मेरा नहीं, मेरे बाबा रामेश्वर का है। उन्होंने सिखाया है कि किसान चाहे जितनी बार टूटे, पर हर बार उठ खड़ा होना ही उसकी असली जीत है। शिक्षक श्री वर्मा ने तालियां बजाते हुए कहा, देखना, यही बच्चा एक दिन गांव की तकदीर बदलेगा। उधर दिल्ली में रामेश्वर को लगातार खांसी रहने लगी। साथी किसान उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवा दी और कहा, ज्यादा ठंड और थकान से शरीर कमजोर हो गया है, आराम जरूरी है। लेकिन रामेश्वर मुस्कुराकर बोला, आराम तो किसान की किस्मत में नहीं लिखा डॉक्टर साहब। जब तक हमारी जमीन और मेहनत सुरक्षित नहीं होती, तब तक चैन कहां। सावित्री को एक दिन फिर से चिट्ठी मिली, प्रिय सावित्री, शरीर अब कमजोर महसूस करता है, लेकिन दिल अब भी मजबूत है। मुझे मोहन पर गर्व है। उसे कहना कि वो किताबों से दोस्ती बनाए रखे। गुड़िया को कहना कि उसकी हंसी मेरी दवा है। अगर कभी मैं लौट ना पाया तो मोहन मेरे खेत का वारिस ही नहीं, मेरे सपनों का वारिस भी होगा। तुम्हारा रामेश्वर। सावित्री ने चिट्ठी पढ़ते हुए आंसू पोंछे। वह बोली, नहीं रामेश्वर, तू जरूर लौटेगा। तेरे बिना ये घर अधूरा है। मोहन ने चिट्ठी पढ़कर दृढ़ता से कहा, अम्मा, बाबा लौटकर जरूर आएंगे, और अगर उनका सपना अधूरा रह भी गया तो मैं उसे पूरा करूंगा। मोहन के मॉडल और विचारों से प्रभावित होकर गांव के कुछ किसानों ने उससे सीखना शुरू किया। उन्होंने उसके बताए तरीके से खेतों में टपक सिंचाई का प्रयोग किया।
पहली बार ऐसा हुआ कि कम बारिश के बावजूद कुछ खेत हरे भरे रहे। गांव के बुजुर्ग बोले, रामेश्वर का बेटा सच में पिता का नाम रोशन कर रहा है। मौसम का खेल भले कठिन हो, लेकिन अब इंसान भी सीख रहा है कि कैसे मौसम से लड़ना है। आखिरकार सरकार और किसानों के बीच बातचीत आगे बढ़ी। कुछ मांगें मान ली गईं। आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, लेकिन किसानों ने एक बात साबित कर दी, हम हारे नहीं, हमने अपनी आवाज बुलंद की है। रामेश्वर जब गांव लौटा तो उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन आत्मा गर्व से भरी हुई। सावित्री ने आंसू भरी आंखों से उसका स्वागत किया। गुड़िया दौड़कर उसकी गोद में समा गई। मोहन ने बाबा के पैर छुए और बोला, बाबा, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। अब मौसम नहीं, मनुष्य जीत जाएगा। रामेश्वर ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हां बेटा, यही असली लड़ाई है, मौसम और मनुष्य की। मौसम हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन इंसान अगर सीख ले तो हार को जीत में बदल सकता है। उस रात पूरा परिवार चूल्हे के पास बैठा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन घर के भीतर उम्मीद की गर्मी थी। रामेश्वर ने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, मौसम, तू चाहे जितना खेल खेल ले, पर अब यह किसान कभी हार नहीं मानेगा। रामेश्वर की वापसी से गांव में नई ऊर्जा फैल गई थी। आंदोलन से लौटा किसान अब थका जरूर था, मगर उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। सावित्री के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आई। गुड़िया बाबा के साथ खेलते खेलते खिलखिलाती रही, और मोहन, उसका मन अब पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ हो गया था। रामेश्वर अक्सर कहता, मोहन बेटा, तू किताबों में जितना सीखेगा उतना ही हमारे खेतों में बदलाव लाएगा। मौसम का खेल हमें हर बार हराता रहा, लेकिन अब तू ही वो खिलाड़ी है जो इसे मात देगा। मोहन अब 12वीं कक्षा में पहुंच चुका था। गांव के स्कूल में वह सबसे तेज छात्र माना जाता था। विज्ञान उसका प्रिय विषय था। उसे खेतों की समस्याएं किताबों की भाषा में समझने में मजा आता। एक दिन अपने शिक्षक श्री वर्मा से बोला, गुरुजी, अगर हम नई तकनीक से खेती करेंगे तो कम बारिश और सूखे में भी फसलें बचाई जा सकती हैं। लेकिन गांव के किसान तो पुराने तरीके पर ही अटके हैं। श्री वर्मा मुस्कुराए, बेटा, हर नई चीज को अपनाने में समय लगता है, पर अगर तू उदाहरण बनेगा तो लोग खुद सीखेंगे। तू किसान का बेटा है, तेरे शब्दों में असर होगा। रामेश्वर अब खेतों में पहले जैसा काम नहीं कर पाता था। सीने की खांसी और थकान उसे बार बार रोक देती। सावित्री चिंतित होकर कहती, इतनी मेहनत मत किया कर रामेश्वर, अब मोहन बड़ा हो रहा है, वो संभाल लेगा। रामेश्वर हंसकर जवाब देता, हां, अब खेती सिर्फ बैल और हल से नहीं होगी। अब यह लड़का किताबों और मशीनों से खेती करेगा। यही मेरी सबसे बड़ी उम्मीद है। एक दिन मोहन ने खेत के कोने में एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने पुराने पंप के साथ एक सस्ता सोलर पैनल जोड़ा, जो उसे विज्ञान प्रदर्शनी से इनाम में मिला था। जब पंप सूरज की रोशनी से चल पड़ा और पानी टपक सिंचाई की पाइपों से बहने लगा, तो आसपास के किसान हैरान रह गए। बुजुर्ग किसान नंदराम ने कहा, अरे वाह मोहन, ये तो कमाल कर दिया, बिना डीजल पेट्रोल के पानी चल रहा है। मोहन ने गर्व से कहा, काका, यही तरीका है जिससे हम सूखे से लड़ सकते हैं। अब मौसम चाहे जैसा भी हो, सूरज की रोशनी से हम अपने खेत हरे भरे रख सकते हैं। किसान आपस में कानाफूसी करने लगे। धीरे धीरे गांव में यह चर्चा फैल गई कि मोहन कोई नया जादू कर रहा है। उस रात चूल्हे के पास बैठी सावित्री ने बेटे से कहा, मोहन, तेरा बाबा हमेशा कहता है कि तू हमारी उम्मीद है। मैं चाहती हूं कि तू गांव का पहला ऐसा लड़का बने जो खेती को किताबों की ताकत से बदले। मोहन ने मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, अम्मा, ये मेरा भी सपना है। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव का किसान अब मौसम के भरोसे न रहे। हम अपने खेतों के मालिक बने, मौसम के गुलाम नहीं। गुड़िया ने भोलेपन से पूछा,
भैया, अगर मौसम नहीं बदले तो? अगर फिर से बाढ़ आ गई या बारिश ही ना हुई तो? मोहन ने बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। तब भी खेत सूने नहीं रहेंगे गुड़िया। तब हमारी मेहनत और दिमाग फसल उगाएंगे। बाबा ने हमें यही सिखाया है, हार मानना नहीं। रामेश्वर ने बेटे की बात सुनकर गहरी सांस ली। बेटा, तूने सही कहा। मैं अपनी आंखों से वो दिन देखना चाहता हूं जब हमारे गांव के खेत हर साल लहलहाएंगे, चाहे मौसम जैसा भी हो। कुछ दिन बाद मोहन ने 5 किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने खेत का प्रयोग दिखाया। उसने समझाया कि कैसे सौर ऊर्जा से सिंचाई हो सकती है, कैसे कम पानी में ज्यादा फसल उगाई जा सकती है। एक किसान ने संकोच से कहा, मोहन बेटा, यह सब अच्छा है, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? हम तो पहले से कर्ज में डूबे हैं। मोहन ने आत्मविश्वास से कहा, काका, शुरुआत छोटी करनी होगी। मैं अपना जेब खर्च और बाबा की मदद से एक और पैनल लगाऊंगा। अगर फसल अच्छी हुई तो सबको यकीन हो जाएगा, फिर सरकार और बैंक भी मदद करेंगे। रामेश्वर ने गर्व से बेटे की ओर देखा। सही कहा मेरे बेटे ने। बदलाव की पहली ईंट हमेशा अपने खून पसीने से रखनी पड़ती है। उस रात गांव के आसमान में चांद खिल रहा था। रामेश्वर ने चांद को देखते हुए मन ही मन कहा, यह नई पीढ़ी सच में मौसम को मात देने वाली है। मेरा सपना अब सिर्फ सपना नहीं, हकीकत बनने जा रहा है। और मोहन उस रात देर तक पढ़ाई करता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब था, गांव की खेती को मौसम के खेल से आजाद कराना। गांव में इस बार बसंत कुछ अलग था। हर तरफ सरसों के फूलों की खुशबू तैर रही थी, लेकिन किसानों के चेहरों पर अब भी अनिश्चितता की रेखाएं थीं। सबकी निगाहें रामेश्वर के बेटे मोहन पर टिकी थीं। मोहन ने अपनी सारी बचत, यहां तक कि स्कूल की किताबों के लिए रखे पैसों तक जोड़कर एक और सोलर पैनल खरीदा। रामेश्वर ने भी थोड़ी जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए। सावित्री ने जब यह सुना तो चिंता में पड़ गई। रामेश्वर, फिर से जमीन गिरवी रख दी? पिछली बार कर्ज चुकाने में कितना वक्त लगा था? रामेश्वर ने शांत स्वर में कहा। सावित्री, इस बार यह बेटा है जो फसल उगाएगा। हमें उस पर भरोसा करना होगा। अगर हमने मौका ही न दिया तो बदलाव आएगा कैसे? मोहन ने मां के पास आकर कहा, अम्मा, बाबा सही कह रहे हैं। ये खेत सिर्फ हल और बैल से नहीं, अब नई सोच से भी लहलहाएंगे। मोहन ने टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन की पाइपें खेत में बिछाईं। उसने किसानों को समझाया, देखिए काका, अब हर पौधे को उसकी जरूरत के हिसाब से पानी मिलेगा, न ज्यादा न कम। इससे फसल तंदुरुस्त रहेगी और पानी की बचत भी होगी। पास खड़े नंदराम काका ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे बेटा, हम तो बरसों से बाल्टी और नहर से ही पानी देते आए हैं। ये सब नई चीजें हम समझेंगे कैसे? मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, काका, आप देखिए बस, जब आपके सामने पौधे हरे भरे खड़े होंगे तो खुद ब खुद यकीन हो जाएगा। दिन बीते, हफ्ते गुजरे। जहां बाकी खेतों में पौधे मुरझाने लगे थे, वहीं मोहन का खेत हरा भरा नजर आ रहा था। गेहूं की बालियां झूमने लगीं। किसान अब रोज उसके खेत पर आकर देखते। सावित्री भी खेत में आकर पौधों को निहारती और धीरे से बुदबुदाती, रामेश्वर, ये बेटा सच में हमारे खेतों का मालिक बन गया है। रामेश्वर गर्व से हंसते हुए कहता, हां सावित्री, ये वही सपना है जो मैंने आंदोलन से लौटकर देखा था। हमारी मेहनत और बेटे की पढ़ाई मिलकर चमत्कार कर रही है। कुछ ही दिनों में मोहन की फसल की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। पंचायत बुलवाई गई। चौधरी हरिप्रसाद ने कहा, भाइयों, हमने अपनी आंखों से देखा है कि मोहन ने खेत को कैसे संवारा। उसका तरीका नया है लेकिन असरदार है। अब सवाल यह है कि क्या हम सब इसे अपनाएंगे? एक किसान ने झिझकते हुए कहा, चौधरी जी, तरीका अच्छा है लेकिन पैसे बहुत लगते हैं। हमारे पास इतना धन कहां? मोहन आगे बढ़ा, पैसा तो लगेगा, लेकिन शुरुआत छोटी भी की जा सकती है।
हम सब मिलकर सामूहिक योजना बना सकते हैं। सरकार से भी मदद मिलेगी। अगर हम एकजुट हों तो हर खेत में हरियाली लौट सकती है। गांव में हल्की हल्की सहमति की आवाजें उठीं। लोगों की आंखों में पहली बार उम्मीद चमक रही थी। गुड़िया हर रोज खेत में जाकर पौधों को पानी की धार से भीगते हुए देखती और खिलखिलाकर हंस पड़ती। भैया, ये पौधे तो ऐसे लगते हैं जैसे बारिश में नहा रहे हों। मोहन ने हंसते हुए कहा। हां गुड़िया, अब हमारे खेतों को बारिश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम खुद इन्हें पानी देंगे। कुछ महीनों बाद कटाई का समय आया। मोहन के खेत की बालियां सुनहरी चमक रही थीं। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए जैसे किसी त्योहार का दिन हो। रामेश्वर ने हंसिया उठाकर पहली बाली काटी और सावित्री के हाथ में रख दी। सावित्री की आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ फसल नहीं है, ये हमारे बेटे की मेहनत और हमारी उम्मीद का फल है। रामेश्वर ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे धरती मां, आज तेरा बेटा तेरे सीने पर हरियाली ले आया है। मौसम ने चाहे जितना खेल खेला हो, लेकिन आज हमने जीत ली है। कटाई के बाद जब गेहूं की बोरियां आंगन में भरकर रखी गईं, तो हर कोई दंग था। बाकी खेतों में औसत फसल हुई थी, मगर मोहन की पैदावार दोगुनी निकली। चौधरी हरिप्रसाद ने ऐलान किया, आज से हमारा गांव मौसम के रहमो करम पर नहीं रहेगा। मोहन ने हमें राह दिखा दी है। अब हम सब मिलकर नई खेती करेंगे। गांव की औरतें, बच्चे और बुजुर्ग सब मोहन के नाम के जयकारे लगाने लगे। गुड़िया ने खुशी से ताली बजाई। मेरा भैया सबसे बड़ा किसान है। रामेश्वर गर्व से बेटे के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा, तूने साबित कर दिया कि हार मानना इंसान के हाथ में है, लेकिन जीतना भी उसके ही हाथ में है, और तूने जीत को चुना। उस रात पूरा गांव मोहन के खेत से लाई गई नई फसल के पकवान खा रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, और रामेश्वर मन ही मन कह रहा था, अब मौसम का खेल हमें नहीं हराएगा। अब हम ही अपने खेल के खिलाड़ी हैं। मोहन की पहली सफल फसल के बाद गांव में नई ऊर्जा का संचार हुआ था। लोग उसे नया किस्मत वाला किसान कहकर बुलाने लगे। लेकिन सफलता के साथ साथ नए संघर्ष भी सामने आने लगे। गांव का साहूकार बनवारी लाल, जो सालों से किसानों को ऊंचे ब्याज पर पैसे देता था, अब परेशान था। उसने रामेश्वर को दरवाजे पर रोकते हुए कहा, रामेश्वर, यह क्या तमाशा है? तेरे बेटे ने पूरे गांव को उधारी छोड़कर सरकार और नई तकनीक के पीछे लगा दिया। अगर सब किसान आत्मनिर्भर हो गए तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। रामेश्वर ने शांत स्वर में कहा, बनवारी, अब वक्त बदल रहा है। किसान मेहनत करता है तो उसका हक है कि वो बिना तुम्हारे कर्ज के जी सके। बनवारी की आंखें लाल हो गईं। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा बेटा कितने दिन टिकता है। राजनीति और ताकत, ये सब उसके पास नहीं है। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नेता, एमएलए सुरेश यादव का आगमन हुआ। उसने मोहन की तारीफ तो की, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या भी थी। सभा में उसने कहा, भाइयों, सरकार ने किसानों के लिए ये सारी सुविधाएं भेजी हैं। मोहन तो बस माध्यम है, असली मदद सरकार कर रही है। मोहन चुप रहा, लेकिन उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आया। उसके बाद सुरेश यादव ने बनवारी लाल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, इस लड़के को ज्यादा सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। गांव वाले अगर इसे नेता मानने लगे तो हमारी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। एक दिन पंचायत में अचानक विवाद छिड़ गया। बनवारी लाल ने आरोप लगाया, मोहन सरकारी मदद का फायदा अकेले उठा रहा है। उसने अपनी जमीन पर ही सारा साधन लगाया है। बाकी किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। गांव के कुछ लोग बनवारी की बातों में आ गए। चौधरी हरिप्रसाद ने बीच बचाव करते हुए कहा, बनवारी, तू सच बोल रहा है या राजनीति कर रहा है? हमने अपनी आंखों से देखा कि मोहन ने अपने पैसों और कर्ज से यह सब शुरू किया था। अगर उसने सफलता पाई है
तो इसमें बुराई क्या है? मोहन ने धीरे से सबकी ओर देखा और बोला, मैं किसी का हक नहीं मारना चाहता। मेरा सपना है कि हर किसान नई खेती करे। मैं तो चाहता हूं कि मेरे खेत की तरह सबके खेत हरे भरे हों। अगर पंचायत चाहे तो मैं सबको मुफ्त में टपक सिंचाई का तरीका सिखा दूंगा। गांव में एक पल को सन्नाटा छा गया। कई किसानों की आंखों में चमक लौट आई। घर लौटकर सावित्री ने बेटे का माथा सहलाया। बेटा, तू सही राह पर है। लोग चाहे जो कहें, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। रामेश्वर ने भी मोहन का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, तुझे अब सिर्फ किसान नहीं बल्कि गांव का मार्गदर्शक बनना होगा। ये आसान नहीं है। राजनीति और साहूकार दोनों तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। मोहन ने दृढ़ स्वर में कहा, बाबा, मैं हार मानने नहीं आया हूं। अगर खेत में उम्मीद बो सकता हूं तो लोगों के दिलों में भी उम्मीद बो दूंगा। गुड़िया ने हंसते हुए कहा, भैया, जब तू खेत में जाता है तो पौधे तुझसे बातें करते हैं ना। तू सबको उसी तरह समझा देना, सब मान जाएंगे। मोहन ने मुस्कुराकर बहन को गले लगाया। हां गुड़िया, पौधे भी कहते हैं, डटे रहो। मैं भी डटा रहूंगा। अगले हफ्ते गांव में तहसील से अफसर आए। बनवारी लाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मोहन सरकारी धन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अफसरों ने मोहन के खेत की जांच की। मोहन ने उन्हें हर कागज, हर पाई का हिसाब दिखाया। अफसर दंग रह गए। उन्होंने कहा, मोहन, तुम तो मिसाल हो। हमें तुम्हारे गांव को आदर्श खेती मॉडल घोषित करना चाहिए। गांव वाले तालियां बजाने लगे। बनवारी और एमएलए सुरेश यादव के चेहरे पर शिकन साफ दिखाई दे रही थी। उस रात रामेश्वर ने आंगन में चूल्हे के पास बैठे हुए कहा, मोहन, तूने बड़ा काम कर दिखाया, लेकिन बेटा, अब असली लड़ाई शुरू हुई है। राजनीति और पैसे वालों की जड़ें गहरी होती हैं। हमें सतर्क रहना होगा। मोहन ने दृढ़ नजर से पिता की ओर देखा। बाबा, मौसम का खेल तो हम झेल चुके हैं। अब इंसानों का खेल भी झेल लेंगे, क्योंकि इस बार हमारे पास डर नहीं, उम्मीद है। उस रात पूरा परिवार चुपचाप तारों को देखता रहा। आसमान के नीचे खेतों में नई कोंपलें झूम रही थीं, लेकिन साथ ही हवा में आने वाले संघर्ष का आभास भी था। मोहन की मेहनत और ईमानदारी अब गांव से बाहर भी चर्चा का विषय बनने लगी थी। तहसील के अफसरों ने रिपोर्ट भेजी थी कि रामपुरा गांव को आदर्श खेती का मॉडल घोषित किया जाए। यह सुनकर बनवारी लाल और एमएलए सुरेश यादव दोनों के दिलों में आग लग गई। बनवारी लाल रात को एमएलए सुरेश यादव के घर पहुंचा। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। बनवारी लाल बोला, यादव जी, अगर ये लड़का यूं ही आगे बढ़ता रहा तो लोग तुम्हारी राजनीति और मेरी उधारी दोनों को भुला देंगे। हमें इसे रोकना ही होगा। सुरेश यादव ने गहरी सांस लेकर कहा, बनवारी, लोगों के सामने सीधा टकराव लेना आसान नहीं। मोहन ईमानदार है और लोग उसे पसंद करते हैं। हमें चालाकी से काम लेना होगा। बनवारी लाल मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं अफवाहें फैलाऊंगा। लोग धीरे धीरे उस पर शक करने लगेंगे। कुछ ही दिनों में गांव में बातें फैलने लगीं। सुना है मोहन को सरकार से लाखों रुपए मिले हैं। हां, और उसने अपने खेतों के लिए रख लिया, किसी को कुछ दिया ही नहीं। कौन जाने शहर वालों के साथ मिली भगत हो। मोहन जब खेत की ओर जाता तो उसे कुछ लोग शक भरी नजरों से देखने लगे। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, भैया, लोग अचानक ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड़िया, जब कोई पेड़ फल देने लगता है तो पत्थर उसी पर फेंके जाते हैं। शाम को आंगन में बैठी सावित्री ने रामेश्वर से कहा, बाबा, हमारा बेटा सच्चाई की राह पर है। लोग चाहे जो कहें, पर हमें उसे टूटने नहीं देना है। रामेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, हां सावित्री, याद है जब ओले गिरे थे तब भी हम टूटे नहीं थे। अब अफवाहें तो बस इंसानों की ओलावृष्टि हैं, इन्हें भी सहना होगा।
एमएलए सुरेश यादव ने अगली चाल चली। उसने गांव के कुछ गरीब किसानों को बुलाकर कहा, मोहन, तुम्हारा भला नहीं चाहता। अगर सच में तुम्हारी मदद करनी होती तो अपने खेत का पानी सबको देता, लेकिन वो तो सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है। कुछ किसानों के मन में शक और गहरा हो गया। पंचायत बुलाई गई। चौधरी हरिप्रसाद ने सबको बुलाकर कहा, आज मोहन पर लगाए गए आरोपों की सच्चाई सबके सामने रखी जाएगी। बनवारी लाल खड़ा हुआ। मोहन ने सरकारी पैसे अपने खेत में लगाए, बाकी किसानों को कोई मदद नहीं दी। क्या यह ईमानदारी है? गांव के कुछ लोग उसकी हां में हां मिलाने लगे। मोहन शांत स्वर में बोला, मैंने सरकारी मदद नहीं ली। जो कुछ है मेरी मेहनत और बैंक से लिए कर्ज का है। अगर कोई चाहे तो मेरे कागज देख सकता है। उसने तहसील के अफसरों द्वारा दी गई रिपोर्ट सबके सामने रख दी। अफसर की मुहर देखकर लोग हक्का बक्का रह गए। मोहन ने आगे कहा, मैं किसी से 1 रुपया नहीं छिपाना चाहता, और जो ज्ञान मैंने पाया है वो मैं सबके साथ बांटने को तैयार हूं। आज से मैं हर रविवार गांव के चौपाल पर टपक सिंचाई, नई बीज तकनीक और खेती के तरीके सबको सिखाऊंगा। किसानों ने जब यह सुना तो वे भावुक हो उठे। बूढ़े किसान गोविंद काका ने कहा, मोहन बेटा, हमने तेरी मेहनत अपनी आंखों से देखी है। तू ही हमें राह दिखाएगा। अब चाहे एमएलए हो या बनवारी, कोई तेरी सच्चाई को नहीं दबा सकता। गांव तालियों से गूंज उठा। बनवारी लाल का चेहरा उतर गया। एमएलए सुरेश यादव भी बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठकर चला गया। उस रात आंगन में दीपक जलते हुए सावित्री ने बेटे से कहा, बेटा, आज तूने न केवल खेत जीता बल्कि लोगों का दिल भी जीत लिया। रामेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, मोहन, याद रख, राजनीति और अफवाहें मौसम के खेल की तरह हैं। कभी आंधी, कभी धूप, लेकिन असली किसान वही है जो हर मौसम में बीज डालना न छोड़े। मोहन मुस्कुराया और बोला, बाबा, मैं बीज बोना नहीं छोड़ूंगा, चाहे इंसानों की आंधी आए या मौसम की। उम्मीद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस रात तारों भरे आसमान के नीचे खेतों में धीमी हवा चल रही थी। हर पौधा जैसे कह रहा हो, सच्चाई को कोई नहीं झुका सकता। पंचायत के बाद गांव का माहौल बदल चुका था। लोग अब मोहन को शक की नजर से नहीं बल्कि उम्मीद की नजर से देखने लगे थे। खेतों में उसकी मेहनत के नतीजे साफ दिख रहे थे। हरे भरे पौधे, टपक सिंचाई से बचता पानी और सधे हुए तरीके से उगती फसलें। लेकिन मोहन जानता था कि अकेला इंसान पूरे गांव का बोझ नहीं उठा सकता। हर किसान को संगठित करना ही असली जीत होगी। एक शाम रामेश्वर और सावित्री के साथ आंगन में बैठकर मोहन ने कहा, बाबा, मां, मुझे लगता है अब हमें अकेले अकेले खेती नहीं करनी चाहिए। गांव के सब किसानों को मिलकर काम करना होगा। सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी बने तो हर किसान को बीज, खाद और मशीन सस्ते में मिल सकते हैं। रामेश्वर ने गौर से बेटे की बात सुनी। बेटा, विचार तो अच्छा है, लेकिन सहकारी समिति का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। गांव में लोग जल्दी जल्दी भरोसा नहीं करते। मोहन ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर भरोसा नहीं करेंगे तो टूटते रहेंगे। अकेले खेती अब मुश्किल है, लेकिन मिलकर करेंगे तो ताकत बनेंगे। सावित्री ने बेटे की ओर देखा और मुस्कुराई। मोहन, जब तूने अकेले ही सबको रास्ता दिखा दिया तो मिलकर काम करने का सपना क्यों पूरा नहीं होगा? जा, किसानों से बात कर। अगले रविवार मोहन ने चौपाल पर सब किसानों को बुलाया। गोविंद काका, रामदीन, छोटेलाल, सुखवंत और बाकी छोटे बड़े किसान सब आकर बैठ गए। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, हम सब जानते हैं कि मौसम अब भरोसे का नहीं रहा। कभी ओले, कभी बाढ़, कभी सूखा, सब हमारी मेहनत मिट्टी में मिला देता है। लेकिन अगर हम साथ आए तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम एक सहकारी समिति बनाएं। इसके तहत बीज और खाद हम मिलकर खरीदेंगे। सिंचाई की मशीनें सबकी होंगी। जो किसान कर्ज में दबा है
उसका बोझ बांटेंगे और सबसे जरूरी, फसल को बेचते समय हम दलालों पर निर्भर नहीं रहेंगे। भीड़ में कुछ किसान सहमति में सिर हिलाने लगे। गोविंद काका ने कहा, मोहन बेटा, तेरी सोच बड़ी है, पर दलालों और साहूकारों से टकराना आसान नहीं। मोहन मुस्कुराया। काका, हमने ओले भी झेले, सूखा भी झेला, बाढ़ भी। अगर इतना सब सह सकते हैं तो साहूकारों का क्या डर, वो भी इंसान ही हैं। यह खबर बनवारी लाल तक पहुंची। उसने माथा पीट लिया। अगर ये समिति बन गई तो मेरा सूद का धंधा बंद हो जाएगा। ये लड़का गांव से मेरा नाम मिटाकर ही मानेगा। उसने एमएलए सुरेश यादव को खबर दी। यादव ने ठंडी सांस ली। बनवारी, अब ये काम सिर्फ अफवाहों से नहीं होगा। हमें बड़े खेल की जरूरत है। अगर समिति की रजिस्ट्रेशन ही रुकवा दी जाए तो? बनवारी लाल हंस पड़ा। वाह यादव जी, यही तो राजनीति है। मोहन को लड़ने दो, हम कागजों में उसे फंसा देंगे। उधर गांव में नई ऊर्जा फैल गई। मोहन और उसके साथी किसानों ने मिलकर समिति का नाम रखा, साझा खेत, साझा भविष्य। गुड़िया ने रंग बिरंगे अक्षरों से नाम की पट्टी बनाई और चौपाल पर टांग दी। बच्चे तालियां बजाने लगे। सुखवंत ने कहा, मोहन, पहली बार लगता है कि हम भी शहर वालों की तरह ताकतवर हो सकते हैं। अब हमारी मेहनत का दाम हमें मिलेगा, दलालों को नहीं। उस रात जब सब खेत से लौटे तो सावित्री ने दिए जलाए और भगवान के आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे बेटे को हिम्मत देना। उसका इरादा बड़ा है पर राह कठिन है। हम सब उसके साथ हैं। रामेश्वर ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, याद रख, समिति का मतलब है सबका भरोसा। अगर एक भी किसान का विश्वास टूटा तो पूरी नींव हिल जाएगी। मोहन ने दृढ़ आवाज में कहा, बाबा, मैं सबका भरोसा बनकर ही जीऊंगा। अगली सुबह गांव के बच्चों ने खेतों में गीत गाया, साझा खेत, साझा भविष्य। पूरा गांव जैसे एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि बनवारी लाल और एमएलए सुरेश यादव अब एक ऐसी चाल चलने वाले थे जो मोहन के लिए सबसे कठिन परीक्षा बनेगी। बरसों के संघर्ष और मौसम के थपेड़ों से गुजरते गुजरते रामेश्वर का मन कई बार टूटा था, लेकिन उसकी जिद ने हमेशा उसे फिर से खड़ा कर दिया। इस बार भी वही हुआ। गांव के कुछ नौजवानों के साथ मिलकर उसने ठान लिया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वे अपनी मिट्टी को यूं ही सूखने नहीं देंगे। रामेश्वर सुबह सुबह उठकर बैलगादी में हल बांधने लगा। उसके बेटे राजू ने पास आकर कहा, बाबा, क्या फिर से बुआई करेंगे? अभी तो पिछले कर्ज की किस्त भी चुकाई नहीं गई। रामेश्वर ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हां बेटा, कर्ज का बोझ है, लेकिन खेती छोड़ देंगे तो जी ही नहीं पाएंगे। मिट्टी हमारी मां है और मां को कभी छोड़ते नहीं। सावित्री ने भी हौसला बढ़ाया, मैंने अनाज के दाने बचा रखे हैं। अगर सब कुछ बेचकर भी बीज खरीदना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। गांव के कुछ नौजवान, जिनमें हरिराम और सुरेश भी शामिल थे, रामेश्वर के पास आए। हरिराम ने कहा, रामेश्वर काका, हम सोच रहे हैं कि इस बार सब मिलकर सामूहिक खेती करेंगे। कोई अकेला नहीं झेलेगा। बीज, पानी और मेहनत सबका हिस्सा रहेगा। रामेश्वर की आंखों में चमक आ गई। यह तो बहुत अच्छा विचार है बेटा। अगर हम सब एक साथ काम करेंगे तो मौसम का डंडा भी हमें नहीं तोड़ पाएगा। कुछ ही दिनों में खेत तैयार हो गया। गांव के लोग मिलकर नारे लगाने लगे, मेहनत से लड़ेगा किसान, मौसम का बदलेगा विधान। बच्चे, औरतें सब जुट गए। सावित्री ने गुड़िया के हाथ में बीज की मुट्ठी रखकर कहा, जा बेटी, तू भी अपने बाबा के खेत में उम्मीद बो। गुड़िया हंसते हुए दौड़ी और मिट्टी पर दाने गिरा दिए। रामेश्वर की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि यह सिर्फ बीज नहीं, बल्कि आने वाले कल की आस थी। आसमान का इम्तिहान, लेकिन खेती करने के साथ साथ मन में डर भी था। कहीं फिर बाढ़ ना आ जाए, कहीं सूखा ना पड़ जाए, कहीं ओले न बरस जाए।
हर शाम जब आसमान में बादल घिरते तो रामेश्वर की आंखें ऊपर टिक जाती। एक रात सावित्री ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों टकटकी लगाए हो? रामेश्वर ने धीमी आवाज में कहा, सावित्री, मैं आसमान से प्रार्थना कर रहा हूं, इस बार वो हमें निराश न करे। मेरी मेहनत तो है ही, लेकिन अब भगवान का रहम भी जरूरी है। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। तूने जिंदगी भर मेहनत की है रामेश्वर, मेहनती की दुआ कभी खाली नहीं जाती। कुछ हफ्तों बाद खेतों में हरियाली झलकने लगी। कोमल पौधों की कतारें देख रामेश्वर का चेहरा खिल उठा। वह खेत में खड़ा होकर मिट्टी की महक अपने सीने में भरता रहा। राजू ने खुशी से कहा, बाबा देखो, इस बार हमारी मेहनत रंग ला रही है। रामेश्वर ने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, हां बेटा, यही है असली दौलत। पैसा कभी कभी धोखा दे सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं। ये मां है और मां हमेशा बच्चों को सहारा देती है। गांव में भी एक नई ऊर्जा भर गई। लोग अब चौपाल पर बैठकर हार की बातें नहीं, बल्कि भविष्य की योजनाएं करने लगे। बच्चे खेतों में खेलते और औरतें गीत गाती। रामेश्वर की झोंपड़ी से भी अब एक नया आत्मविश्वास झलक रहा था। सावित्री हंसते हुए बोली, लगता है इस बार घर का चूल्हा अच्छे से जलेगा। रामेश्वर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हां सावित्री, मौसम चाहे जैसा खेल खेले, लेकिन जब तक हमारे दिलों में उम्मीद की आग जलती रहेगी, हम कभी नहीं हारेंगे। उस रात रामेश्वर खेत की मेढ़ पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, अगर इंसान हिम्मत न हारे तो मौसम भी एक दिन झुक जाता है। रामेश्वर के खेत में हरी भरी फसल देखकर मन को सुकून तो था, लेकिन कर्ज और बढ़ते खर्चों का बोझ उसकी पीठ पर अब भी भारी था। मंडी में अनाज बेचने पर जो दाम मिलते थे, वे मेहनत और लागत की तुलना में बेहद कम थे। कई बार तो लगता था जैसे किसान मेहनत करता ही दूसरों को खिलाने के लिए है, खुद के लिए कुछ नहीं बचता। एक दिन गांव की चौपाल पर किसान इकट्ठे हुए। हरिराम ने आवाज उठाई, भाइयों, हम दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं, लेकिन जब फसल मंडी में ले जाते हैं तो व्यापारी हमारे खून पसीने की कीमत नहीं देते। आखिर कब तक हम चुप रहेंगे? सुरेश ने भी जोड़ा, बिल्कुल सही कहा, हमारी लागत ही पूरी नहीं होती, ऊपर से साहूकार और बैंक का ब्याज। अब तो लगता है हमें अपनी आवाज उठानी ही पड़ेगी। सबकी नजरें रामेश्वर पर टिक गईं। गांव के लोग उसे अनुभव और ईमानदारी की वजह से मानते थे। रामेश्वर ने गहरी सांस ली और कहा, भाइयों, बात सही है। अगर हम चुप रहेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे। हमें अपनी बात सरकार तक पहुंचानी होगी। आंदोलन करना पड़े तो करें, लेकिन इज्जत और हक के लिए आवाज जरूरी है। गांव के नौजवानों ने तय किया कि वे पास के कस्बे में होने वाले किसान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रामेश्वर ने भी हामी भरी। सावित्री ने चिंतित होकर पूछा, इतनी दूर जाओगे? सुना है वहां पुलिस लाठीचार्ज भी कर देती है। रामेश्वर मुस्कुराकर बोला, सावित्री, अगर डर कर बैठ जाए तो हमारा हक कोई नहीं देगा। तू घबराना मत, मैं अकेला नहीं हूं, पूरा गांव मेरे साथ है। निर्धारित दिन पर दर्जनों गांवों से किसान कस्बे के मैदान में जुटे। हजारों की भीड़, तख्तियां और नारों की गूंज। किसान एकता जिंदाबाद, हमारा हक हमें दो। रामेश्वर भी भीड़ में था। उसके हाथ में तख्ती थी जिस पर लिखा था, किसान की मेहनत, किसान का अधिकार। उसकी आवाज में दम था। वह बाकी किसानों के साथ मिलकर नारे लगा रहा था। राजू, जो पहली बार इतनी बड़ी भीड़ देख रहा था, अपने पिता की ओर गर्व से देखता रहा। सभा शुरू हुई ही थी कि प्रशासन के अधिकारी आ पहुंचे। उन्होंने कहा, यह प्रदर्शन अवैध है, तुरंत हट जाओ वरना कार्रवाई होगी। भीड़ में गुस्सा भड़क उठा। किसी ने आवाज लगाई, हम अपने हक के लिए खड़े हैं, पीछे नहीं हटेंगे। रामेश्वर आगे बढ़ा और अधिकारियों से शांत स्वर में बोला,
हम हथियार लेकर नहीं आए, हम सिर्फ अपनी मेहनत की कीमत मांग रहे हैं। अगर किसान की आवाज दबा दी जाएगी तो ये धरती भी बंजर हो जाएगी। उसके शब्दों ने किसानों में और हिम्मत भर दी। अचानक भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। लोग भागने लगे। कई किसान घायल हो गए। रामेश्वर ने राजू को कसकर पकड़ा और कहा, बेटा भागना मत, ये डरने का समय नहीं, ये खड़े रहने का समय है। लेकिन जब एक लाठी उसके कंधे पर पड़ी तो वह दर्द से कराह उठा। सावित्री के चेहरे की चिंता उसकी आंखों के सामने घूम गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम तक किसान थक कर गांव लौट आए। शरीर थका था, लेकिन दिल में आग और बढ़ चुकी थी। गांव की औरतें घायलों की मरहम पट्टी कर रही थीं। सावित्री ने जब रामेश्वर का घायल कंधा देखा तो उसकी आंखें भर आईं। क्यों जाते हो इस आग में? क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? रामेश्वर ने धीरे से कहा, सावित्री, अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चे भी यही झेलेंगे। मैं चाहता हूं कि राजू और गुड़िया एक ऐसे कल में जिएं जहां किसान को अपना हक मांगना ना पड़े। रात को चौपाल पर फिर सब इकट्ठा हुए। घावों के बावजूद किसानों की आंखों में हिम्मत थी। रामेश्वर ने कहा, भाइयों, आज हमने जो देखा उससे साफ है कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हमें टूटना नहीं है। एकता ही हमारी ताकत है। जब तक हमें सही दाम और इज्जत नहीं मिलती, हम लड़ाई जारी रखेंगे। गांव की चौपाल से उठता हुआ नारा देर रात तक गूंजता रहा। किसान की आवाज कोई नहीं दबा सकता। उस रात रामेश्वर अपने घायल कंधे के दर्द के बावजूद चैन से सो गया। उसे यकीन था कि यह संघर्ष सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आंदोलन के बाद कई दिन तक गांव में चर्चा का माहौल रहा। हर किसान लाठीचार्ज और प्रशासन की बेरुखी के किस्से सुना रहा था। लेकिन इस सब के बीच रामेश्वर के दिल में एक और विचार गहराने लगा था, उसके बच्चों का भविष्य। उस शाम जब रामेश्वर चौपाल से लौटा तो देखा कि राजू दीपक की रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ रहा है। गुड़िया बगल में बैठकर कुछ चित्र बना रही थी। रामेश्वर ने धीमी आवाज में पूछा, राजू, इतना मन लगाकर क्यों पढ़ता है? राजू ने सिर उठाया और मासूमियत से बोला, बाबा, मास्टर जी कहते हैं कि पढ़ लिख कर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर मैं पढ़ाई कर लूं तो आपको खेतों में इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर रामेश्वर का दिल भर आया। उसकी आंखें बरसों की थकान और उम्मीदों के बीच झिलमिला उठीं। रात को जब सब खाने पर बैठे तो सावित्री ने धीरे से कहा, रामेश्वर, राजू अब बड़ा हो रहा है, इसकी पढ़ाई का खर्च भी बढ़ेगा। गांव की पाठशाला तक तो ठीक है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए कस्बे भेजना पड़ेगा। रामेश्वर ने रोटी का टुकड़ा हाथ में पकड़े पकड़े गहरी सांस ली। सावित्री, खर्च की चिंता मुझे भी है, लेकिन अगर मैं अपनी सारी जिंदगी खेतों में झोंक सकता हूं तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सब कुछ करूंगा। ये खेत मेरे लिए जरूरी है, पर बच्चों के लिए किताबें और शिक्षा ज्यादा जरूरी हैं। अगले दिन रामेश्वर ने चौपाल पर कुछ किसानों से चर्चा की। हरिराम बोला, भाई, पढ़ाई अच्छी चीज है, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा? शहर में रहना, फीस देना, यह सब आसान नहीं है। रामेश्वर ने दृढ़ स्वर में कहा, हरिराम, पैसा मेहनत से आ जाएगा, लेकिन अगर हमने बच्चों को अंधेरे में छोड़ दिया तो हमारी पीढ़ियां अंधेरे में ही रहेंगी। खेत में चाहे कमाई कम हो, लेकिन शिक्षा का दीपक जरूर जलना चाहिए। गांव के बुजुर्ग भी यह सुनकर सहमति में सिर हिलाने लगे। राजू के भीतर भी एक आग जल रही थी। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं पढ़कर मास्टर बनना चाहता हूं, ताकि हमारे गांव के बच्चे भी बड़े बड़े सपने देख सकें। मैं चाहता हूं कि कोई किसान का बेटा यह न सोचे कि पढ़ाई सिर्फ अमीरों के लिए है। रामेश्वर ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तेरी यह बात मेरे दिल को छू गई। तू पढ़, मैं हर हाल में तेरा साथ दूंगा।
चाहे इसके लिए मुझे और कर्ज क्यों न लेना पड़े। रामेश्वर ने कस्बे के स्कूल का हालचाल लेने के लिए अगले हफ्ते जाने की ठानी। वह सावित्री और राजू को लेकर कस्बे गया। वहां का स्कूल बड़ा था, किताबों से भरा हुआ, और बच्चे साफ सुथरी वर्दी में पढ़ते हुए दिखाई दिए। मास्टर जी ने उनसे कहा, राजू तेज दिमाग का है, अगर ये मेहनत करेगा तो आगे जाकर बहुत बड़ा आदमी बन सकता है, लेकिन फीस और किताबों का खर्चा चुकाना होगा। रामेश्वर ने बिना देर किए हामी भर दी। मास्टर जी, चाहे जैसे हो, मैं ये खर्चा करूंगा, मेरे बेटे को पढ़ना चाहिए। गुड़िया भी बगल में खड़ी सब सुन रही थी। उसने धीरे से मां का दुपट्टा खींचा और कहा, अम्मा, मैं भी पढ़ना चाहती हूं। मास्टरनी जी कहती हैं कि लड़कियां भी पढ़ सकती हैं। सावित्री ने प्यार से उसे गले लगाया और बोली, हां बेटी, तू भी पढ़ेगी, तेरे बाबा तुझे भी किताब दिलाएंगे। रामेश्वर ने यह सुना तो उसके मन में एक नई जिम्मेदारी जुड़ गई। हां गुड़िया, तू भी पढ़ेगी, तू तो और बड़ी होगी, अपने गांव की रोशनी बनेगी। गांव लौटते समय रास्ते में रामेश्वर सोच रहा था, खेत की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन बच्चों की शिक्षा की लड़ाई उससे भी बड़ी है। खेत से शायद आज कुछ न मिले, लेकिन शिक्षा से कल की फसल जरूर मिलेगी। उस रात जब सब सो गए, रामेश्वर देर तक चौखट पर बैठा तारों को देखता रहा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मन में एक संकल्प था, अपने बच्चों को पढ़ाकर रोशनी की राह दिखानी है, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। उस दिन के बाद से रामेश्वर की मेहनत सिर्फ खेत के लिए नहीं, बल्कि राजू और गुड़िया की किताबों के लिए भी थी। उसके लिए अब हल की हर लकीर एक सपना बोती थी, शिक्षा का सपना। गांव की सुबह हमेशा की तरह नीम की छांव और पंछियों की चहचहाहट से शुरू हुई, लेकिन रामेश्वर के लिए अब हर सुबह अलग थी। खेत की मेहनत पहले जैसी थी, पर उसके साथ अब एक और बोझ जुड़ गया था, बच्चों की पढ़ाई का खर्च। राजू अब कस्बे के स्कूल जाने लगा था। उसकी किताबें, वर्दी, फीस और आने जाने का खर्चा सब मिलाकर एक बड़ा बोझ था। गुड़िया भी गांव की पाठशाला में पढ़ने लगी थी और उसे भी कॉपी पेंसिल चाहिए होती थी। सावित्री अक्सर कहती, रामेश्वर, इतना सब कैसे निभेगा? फसल की हालत तो तू जानता ही है। कहीं ऐसा न हो कि पढ़ाई का खर्च उठाते उठाते हम घर का चूल्हा ठंडा कर दें। रामेश्वर गहरी सांस लेकर जवाब देता, सावित्री, चूल्हा भले 2 रोटियों पर चल जाएगा, लेकिन बच्चों की किताबें कम नहीं होनी चाहिए। मैं खेत में दुगुनी मेहनत करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो शहर जाकर मजदूरी भी करूंगा, पर इन बच्चों के सपने अधूरे नहीं रहने दूंगा। उधर मौसम फिर अपना खेल दिखाने लगा। इस बार बारिश देर से हुई और बोई गई धान की फसल सूखने लगी। कई किसानों ने चिंता जताई और कुछ ने समय रहते दूसरा बीज डाल दिया। चौपाल पर हरिराम ने कहा, रामेश्वर भाई, लगता है इस बार सूखा पड़ेगा, बीज और पानी दोनों का नुकसान हो जाएगा। रामेश्वर ने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, हरिराम, किसान के लिए हर मौसम चुनौती है। अगर अभी हार मान ली तो बच्चों की फीस कैसे भरूंगा? मुझे कोशिश करनी ही होगी। इस बार रामेश्वर को साहूकार से और कर्ज लेना पड़ा। साहूकार ने ताना देते हुए कहा, रामेश्वर, तू हर साल कर्ज लेता है, खेती में कुछ हाथ आता नहीं, और अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी जोड़ लिया, कहां तक चल पाएगा? रामेश्वर ने बिना झिझक जवाब दिया, खेती में चाहे घाटा हो, लेकिन बच्चों की पढ़ाई घाटा नहीं है। एक दिन यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। साहूकार हंस पड़ा, लेकिन कागज पर उधारी लिखकर पैसे थमा दिए। राजू पढ़ाई में और भी मन लगाने लगा। वह रात रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ता। कभी कभी वह थककर किताब पर ही सो जाता। एक दिन उसने बाबा से कहा, बाबा, मास्टर जी कहते हैं कि मैं क्लास में सबसे अच्छा लिखता हूं। अगर मैं इसी तरह पढ़ूं तो स्कॉलरशिप मिल सकती है। इससे आपकी चिंता भी कम हो जाएगी।
रामेश्वर ने बेटे के माथे पर चुम्मा देकर कहा, बेटा तू बस मन लगाकर पढ़, बाबा के लिए तेरी मेहनत ही सबसे बड़ा सहारा है। गुड़िया भी पीछे नहीं थी। उसने मां से कहा, अम्मा मैं भी मास्टरनी बनना चाहती हूं, गांव की लड़कियों को पढ़ाना चाहती हूं, बाबा मुझे भी बड़े स्कूल में भेजेंगे ना? सावित्री ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और बोली, हां बेटी, तेरे बाबा तेरे लिए भी सब करेंगे, तू बस दिल लगाकर पढ़ाई कर। रामेश्वर ने यह सुनकर चुपचाप आंगन की तरफ देखा। उसके दिल में गर्व था, लेकिन बोझ भी दोगुना हो गया था। खेत में सूखा और घर में खर्चा देखकर रामेश्वर ने तय किया कि अब उसे सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक रात चौपाल पर उसने कहा, भाइयों अब हमें कुछ नया करना होगा। सिर्फ खेतों पर भरोसा करके हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकते। हमें दूध, सब्जी या कोई और काम भी करना होगा। हरिराम बोला, रामेश्वर तेरी बात में दम है। मैं भी सोच रहा हूं कि गाय पालूं, दूध बेचकर कुछ आमदनी हो जाएगी। गांव के कई किसान इस बात पर सहमत हुए। धीरे धीरे यह विचार फैलने लगा कि अब किसान को खेती के साथ साथ दूसरी राहें भी तलाशनी होंगी। उस रात जब सब सो गए, रामेश्वर देर तक खेत में खड़ा रहा। सूखी फसलें हवा में सरसराहट कर रही थीं, मानो कह रही हों कि इस बार भी आसान नहीं होगा। लेकिन रामेश्वर ने मुट्ठी भींचते हुए मन ही मन कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। बच्चों की पढ़ाई ही मेरी सबसे बड़ी खेती है। चाहे मौसम साथ न दे, लेकिन मैं उनके सपनों को सूखने नहीं दूंगा। उस रात रामेश्वर ने एक और बीज बोया, हिम्मत का बीज। उसे पता था कि आने वाले दिन और कठिन होंगे, लेकिन उसके दिल में बच्चों की शिक्षा का दीपक अब बुझने वाला नहीं था। बरसात के बाद की धूप इस बार जरा अलग थी। खेतों में खड़ी फसलें आधी सूख चुकी थीं और आधी जैसे बस अपनी सांसें गिन रही थीं। गांव के हर किसान के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। रामेश्वर के लिए यह मौसम फिर से इम्तिहान लेकर आया था। रामेश्वर ने तय किया कि अब उसे सिर्फ खेतों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने साहूकार से फिर कर्ज लेकर 2 देसी गायें खरीद लीं। सावित्री ने थोड़ा डरते हुए कहा, रामेश्वर कर्ज तो पहले से ही गले में पड़ा है, अब ये गायें अगर दूध नहीं बिका तो? रामेश्वर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सावित्री धरती का पेट कभी खाली नहीं रहता। गाय माता है, उसका दूध तो हर हाल में बिकेगा और बच्चों को भी अच्छा दूध मिलेगा। खेती का भरोसा चाहे डगमगाए, पर ये गायें हमें भूखा नहीं मरने देंगी। धीरे धीरे रामेश्वर हर सुबह गांव में दूध बांटने लगा। कस्बे के कुछ घरों तक भी उसका दूध पहुंचने लगा। यह काम छोटा जरूर था, पर उसने घर के खर्च में थोड़ी राहत दी। राजू को जब पता चला कि बाबा अब दूध भी बेच रहे हैं, तो उसने कहा, बाबा मैं भी मदद करूंगा। सुबह जल्दी उठकर दूध पहुंचाऊंगा, फिर स्कूल जाऊंगा। रामेश्वर ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, तेरे बाबा यही सब करने के लिए हैं। तू बस पढ़ाई कर, एक दिन तेरी कलम ही इस गांव की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गुड़िया भी मां के साथ गायों को चारा डालने में मदद करने लगी। धीरे धीरे घर का हर सदस्य इस नई राह में शामिल हो गया। चौपाल पर अब अक्सर चर्चा होती, रामेश्वर ने अच्छा किया कि गायें पाल लीं। खेती पर अब अकेला भरोसा करना मूर्खता है। हरिराम ने भी 2 बकरियां पाल लीं। अन्य किसानों ने सब्जियां बोना शुरू कर दी। गांव धीरे धीरे समझ रहा था कि संघर्ष की नई राहें ही उन्हें मौसम के खेल से बचा सकती हैं, लेकिन खर्च उतना ही तेजी से बढ़ रहा था। राजू अब 10वीं कक्षा में था। स्कूल की फीस और किताबें भारी थीं। एक दिन मास्टर जी ने रामेश्वर को बुलाकर कहा, रामेश्वर तुम्हारा बेटा बहुत होनहार है। अगर उसे शहर के इंटर कॉलेज में पढ़ाया जाए तो स्कॉलरशिप मिल सकती है, पर उसके लिए तुम्हें खर्चा उठाना पड़ेगा। रामेश्वर चुप हो गया। घर लौटकर उसने सावित्री से कहा, सुनती हो सावित्री, मास्टर जी कहते हैं कि राजू को शहर भेजना चाहिए, पर वहां का खर्च मैं कैसे करूं? सावित्री ने दृढ़ता से कहा,
रामेश्वर, जब तूने ओलावृष्टि और सूखे में हार नहीं मानी तो अब क्यों डर रहा है? बेटा, हमारी उम्मीद है। तू चाहे खेत में दिन रात खट, पर उसे शहर भेज। रामेश्वर ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं कस्बे में मजदूरी भी कर लूंगा, पर राजू को पढ़ाऊंगा जरूर। अब रामेश्वर का दिन और लंबा हो गया। सुबह 4 बजे उठकर वह गायों का दूध निकालता, गांव में बांटता, फिर खेतों में जाता। दोपहर को कस्बे में ईंट गाड़े का काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता। लेकिन हर थकान के साथ उसके मन में एक दीपक जलता, मेरे बच्चों का भविष्य। सावित्री भी हर रोज उसके साथ खड़ी रहती। वह घर संभालती, गाय बछड़ों की देखभाल करती और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती। कभी कभी जब रामेश्वर थक कर बैठ जाता तो सावित्री धीरे से कहती, हिम्मत मत हारो रामेश्वर, ये मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस दिन राजू बड़ा अफसर बनेगा और गुड़िया मास्टरनी बनेगी, उसी दिन ये सब दुख भूल जाएंगे। एक रात जब सब सो चुके थे, रामेश्वर आंगन में बैठा आसमान की ओर देखने लगा। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे उसके सपनों की छोटी छोटी लौ। वह मन ही मन बोला, हे धरती मां, तूने मुझे बार बार परखा है, अब की बार मुझे हारने मत देना, मेरे बच्चों के सपनों को पनाह दे देना। उसके भीतर से आवाज आई, रामेश्वर, संघर्ष ही किसान की पहचान है। तू अगर डटा रहेगा तो तेरे बच्चों का भविष्य जरूर खिलेगा। सुबह का समय था। रामेश्वर आंगन में खड़ा गायों को चारा डाल रहा था। सावित्री रसोई में रोटियां सेंक रही थी। उस दिन घर में कुछ अलग ही हलचल थी। वजह थी राजू का शहर जाना। राजू ने अपनी किताबें और कपड़े एक पुराने से झोले में बांध लिए थे। आंखों में चमक और चेहरे पर थोड़ी घबराहट दोनों साथ साथ थे। गुड़िया ने भाई का हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया, हमें मत भूलना। जब पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओगे तो गांव आकर हमें भी खूब पढ़ाना। राजू मुस्कुराया और बोला, अरे गुड़िया, तुझे कौन भूल सकता है। मैं जहां भी रहूंगा तुम्हारी और बाबा मां की याद हमेशा मेरे साथ होगी। सावित्री की आंखें नम हो गईं। उसने राजू के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, शहर बड़ी जगह है, वहां लोग और रीतियां अलग होती हैं, पर तू हमेशा ईमानदारी और मेहनत का दामन थामे रहना। तेरे बाबा ने दिन रात एक करके तुझे यहां तक पहुंचाया है, उनकी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। रामेश्वर, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़ा और राजू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, राजू, याद रख, तू अकेला नहीं जा रहा। तेरे साथ हमारी उम्मीदें, हमारे सपने और हमारी मेहनत भी जा रही है। तू चाहे शहर में कितनी भी ऊंचाई छू, पर अपने गांव और खेतों की मिट्टी को कभी मत भूलना। राजू ने बाबा के पैर छुए। रामेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, मां सरस्वती तुम्हें विद्या और समझ से संपन्न करे। रामेश्वर खुद राजू को कस्बे तक छोड़ने गया। वहां से बस पकड़नी थी। कस्बे की भीड़ और चहल पहल देखकर ही राजू थोड़े चौंक गए। बस आई तो रामेश्वर ने उसे चढ़ाते हुए झोला पकड़ा दिया। राजू, डरना मत, शहर बड़ा है, पर तेरी मेहनत और पढ़ाई उससे भी बड़ी है, हिम्मत बनाए रखना। राजू ने खिड़की से हाथ हिलाया, बस धीरे धीरे चल दी। रामेश्वर की आंखें उस बस के पीछे पीछे बहुत देर तक जाती रहीं, जब तक वह नजर से ओझल न हो गई। शहर पहुंचकर राजू ने मास्टर जी के पुराने परिचित के यहां ठिकाना पाया। वहां उसे एक कमरा मिल गया, नई किताबें, नई कक्षाएं और नए साथी। राजू के लिए यह सब किसी नए संसार जैसा था। पहली ही क्लास में उसने जवाब देकर अध्यापक का ध्यान खींच लिया। वाह, तुम तो गांव से आए हो, पर जवाब बहुत साफ साफ देते हो, अध्यापक ने तारीफ की। राजू मुस्कुराया। उसे लगा कि बाबा की मेहनत रंग लाने लगी है। उधर गांव में रामेश्वर और सावित्री राजू की पढ़ाई के खर्च जुटाने में लगे थे। रामेश्वर दिन में खेत संभालता और शाम को कस्बे में मजदूरी करता। सावित्री गायों का दूध बेचने लगी।
गुड़िया भी अब समझदार हो चुकी थी। मां का हाथ बटाने लगी। रात को जब रामेश्वर थका हारा घर लौटता तो सावित्री पूछती, थक गए हो? रामेश्वर हंसकर कहता, थकान तो है, पर यह सोचकर मिट जाती है कि हमारा राजू अब शहर में पढ़ रहा है। एक दिन वह हमारी किस्मत बदलेगा। करीब 1 महीने बाद गांव में डाकिया आया। उसने रामेश्वर को एक चिट्ठी थमाई। रामेश्वर ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। राजू ने लिखा था, बाबा, यहाँ की दुनिया बहुत बड़ी है। मैं रोज नए नए अनुभव करता हूँ। पढ़ाई कठिन है पर मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप और माँ की मेहनत मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप बस हिम्मत बनाए रखना। मैं वादा करता हूँ कि आपको और गांव को गर्व महसूस कराऊंगा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रामेश्वर की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, मेरे बेटे को आशीर्वाद देना। मेरी मेहनत और उसकी लगन रंग लाए। गांव के लोग अब रामेश्वर की मिसाल देने लगे थे। देखो, रामेश्वर ने तो अपने बेटे को शहर पढ़ने भेज दिया। यही असली समझदारी है। खेती से ही कब तक पेट भरेगा? अब तो बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। रामेश्वर बस मुस्कुराता और कहता, भाई, ये सब भगवान की कृपा है और तुम्हारे आशीर्वाद, पर मैं जानता हूं कि असली मेहनत तो अब शुरू हुई है। उस रात रामेश्वर देर तक जागता रहा। आंगन में लेटे लेटे उसने आसमान की ओर देखा। तारे झिलमिला रहे थे। रामेश्वर बुदबुदाया, मेरे बेटे ने शहर की दहलीज पार कर ली है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि उसका रास्ता कभी अंधेरा ना हो। राजू अब शहर के कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर चुका था। शुरुआती दिनों की चमक दमक अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। क्लास के ज्यादातर लड़के लड़कियां बड़े घरों से आए थे। उनके पास महंगे बैग, किताबें और मोबाइल थे। राजू के पास सिर्फ एक पुराना झोला और कुछ किताबें थीं। कई बार साथी उसे देखकर फुसफुसाते, ये देखो, गांव से आया लड़का। कभी कभी हंसी उड़ाते, अरे ये तो देहाती है, इसे क्या मालूम शहर की बातें। राजू अंदर से आहत होता, पर बाबा रामेश्वर के शब्द उसे याद आते, बेटा, मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर लोग हंसते हैं तो हंसने दे, तू बस आगे बढ़। राजू रोज सुबह सबसे पहले कॉलेज पहुंचता और आखिरी तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे कुछ अध्यापक उसकी मेहनत को पहचानने लगे। उधर गांव में रामेश्वर का संघर्ष और गहरा हो गया था। खेती इस बार सूखे की मार झेल रही थी। खेतों की मिट्टी चटककर दरारों में बदल चुकी थी। पानी की कमी इतनी थी कि बोरवेल भी जवाब दे गया। रामेश्वर खेत में खड़ा सूखी फसल को देखता और गहरी सांस भरता। हे धरती मां, कब तक तू हमें परीक्षा में डालेगी? सावित्री ने समझाया, इतना मत सोचो जी, हमारी उम्मीद तो अब राजू है। वह पढ़ लिखकर जरूर हमारा सहारा बनेगा। पर रामेश्वर जानता था कि जब तक राजू पढ़ाई पूरी करेगा तब तक उसके खर्च का बोझ उसी के कंधों पर रहेगा। उसने कस्बे जाकर ईंट भट्ठे पर काम शुरू कर दिया। दिन भर की कड़ी धूप और तपिश में काम करने के बाद जब वह घर लौटता तो शरीर टूटकर चूर चूर हो जाता, पर चेहरे पर हमेशा एक संतोष होता। यह सब मैं अपने बेटे के लिए कर रहा हूं। एक रात राजू ने शहर से फोन किया, बाबा, मेरी पढ़ाई बहुत कठिन है। कभी कभी लगता है कि मैं हार जाऊंगा। रामेश्वर ने थकी हुई आवाज में भी दृढ़ता भरी, राजू बेटा, हार का नाम मत लेना। तू मेरी उम्मीद है। जब मैं खेत में काम करता हूं और सूरज की तपिश से झुलसता हूं, तब मुझे बस यही ताकत देती है कि मेरा बेटा शहर में पढ़ रहा है। तू मेहनत कर, बाकी भगवान सब ठीक करेगा। राजू की आंखों से आंसू निकल पड़े। बाबा, मैं वादा करता हूं, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। गांव के कुछ लोग रामेश्वर को ताने भी देते, अरे खेती छोड़कर मजदूरी करता है बस लड़के को पढ़ाने के लिए। पता नहीं पढ़ लिख कर वो गांव लौटेगा भी या नहीं। रामेश्वर हंस देता और जवाब देता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज मेरी हालत चाहे जैसी हो, पर कल मेरा बेटा इस गांव का नाम रोशन करेगा।
कुछ महीनों बाद कॉलेज में प्रतियोगिता हुई। विषय था किसान और देश की रीढ़। राजू ने दिल से भाषण दिया। उसने अपने बाबा रामेश्वर की मेहनत और संघर्ष की कहानी सबके सामने रख दी। शुरू में जो लोग उसे देहाती कहकर चिढ़ाते थे, वही अब उसकी बातों से प्रभावित होकर तालियां बजा रहे थे। राजू को पहला स्थान मिला। उसने ट्रॉफी उठाई और मन ही मन कहा, यह जीत मेरी नहीं, मेरे बाबा की है। जब यह खबर गांव पहुंची और राजू ने ट्रॉफी की तस्वीर भेजी, तो रामेश्वर की आंखें गर्व से चमक उठीं। उसने सावित्री से कहा, देखा, मैंने कहा था ना, हमारा बेटा एक दिन नाम रोशन करेगा। आज मेरा माथा ऊंचा हो गया। सावित्री की आंखें भीग गईं। उसने आहिस्ता से कहा, हां जी, आज आपकी मेहनत का फल पहली बार सामने आया है, आगे और भी आएगा। रामेश्वर ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद दिया। हे भगवान, तूने मेरी उम्मीदों की लाज रखी। बरसात का मौसम आया, लेकिन बादल गांव के ऊपर से गुजर गए। रामेश्वर रोज आसमान की ओर ताकता और सोचता, शायद आज मेघ बरसेंगे, शायद आज धरती की प्यास बुझे। लेकिन हर दिन निराशा ही हाथ लगती। सूखी फसल और फट चुकी जमीन देखकर उसका दिल बैठ जाता। कर्ज का बोझ पहले से ही सिर पर था और अब एक और फसल चौपट होने की कगार पर थी। गांव के साहूकार ने चेतावनी दी, रामेश्वर, अब और कर्ज नहीं मिलेगा, पहले पुराना चुका। रामेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, फसल हाथ में आते ही चुका दूंगा। साहूकार ने ताना कसते हुए कहा, तुम किसान लोग बस सपनों में जीते हो, असलियत में तो भूख और उधारी ही है। रामेश्वर चुप रहा, क्योंकि तर्क से पेट नहीं भरता। घर में अनाज इतना ही बचा था कि मुश्किल से कुछ दिन और गुजारा हो सके। सावित्री ने आटा बचाने के लिए रोटियां छोटी कर दी। बच्चों को समझाती, ज्यादा खाने से ताकत नहीं आती, मेहनत से आती है। पर भीतर ही भीतर उसे दर्द होता कि बच्चों की भूख को शब्दों से बहलाना पड़ रहा है। रामेश्वर कभी कभी अपराध बोध में डूब जाता। मैं कैसा पिता हूं जो अपने बच्चों को भरपेट खाना भी नहीं दे पा रहा। सावित्री उसका हाथ पकड़कर कहती, जीवन में ऐसे दिन आते हैं, पर याद रखो, हमारी हिम्मत ही हमारी असली पूंजी है। उधर शहर में राजू ने कॉलेज की परीक्षा दी। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन फीस जमा न कर पाने के कारण उसे बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े। क्लर्क ने झिड़कते हुए कहा, अगर फीस नहीं भरी तो नाम काट दिया जाएगा। राजू का दिल कांप उठा। उसने बाबा रामेश्वर को फोन किया, बाबा, फीस जमा करनी है, नहीं तो पढ़ाई छूट जाएगी। रामेश्वर ने अंदर ही अंदर घबराहट महसूस की, पर राजू से बोला, बेटा, तू चिंता मत कर, मैं किसी तरह इंतजाम करूंगा। रामेश्वर जानता था कि इसके लिए उसे अपनी आखिरी जमा पूंजी भी लगानी पड़ेगी। अगले ही दिन रामेश्वर ने अपने खेत का एक छोटा टुकड़ा साहूकार के हाथ गिरवी रख दिया। पैसा मिला तो सबसे पहले वह डाकघर भागा और मनी ऑर्डर कर दिया। मन भारी था, लेकिन उसने खुद को समझाया, अगर बेटे की पढ़ाई छूट गई तो ये खेत भी किस काम के। जमीन तो मेहनत से फिर खरीदी जा सकती है, पर मौका अगर हाथ से गया तो लौटेगा नहीं। जब राजू ने फीस भर दी और पढ़ाई जारी रखी, तो उसने बाबा को फोन कर कहा, बाबा, आपने मेरी पढ़ाई बचा ली, पर सुना है आपने खेत गिरवी रखा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रामेश्वर ने हंसते हुए कहा, बेटा, जमीन मिट्टी की होती है, इंसान की मेहनत से उसकी कीमत बनती है। तू पढ़ लिख कर इस मिट्टी की कीमत बढ़ाएगा, बस मेहनत करता रह। राजू की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन प्रण लिया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि बाबा और इस मिट्टी के लिए पढ़ाई करूंगा। गांव की चौपाल पर लोग बातें कर रहे थे, रामेश्वर पागल है, खेत बेचकर लड़के को पढ़ा रहा है। खेती छोड़कर पढ़ाई से कोई किसान बना है क्या? रामेश्वर ने दूर से यह बातें सुनी, पर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसके कदमों में एक अजीब दृढ़ता थी। वह जानता था कि सपनों को सच करने के लिए हंसी ठट्ठा झेलना पड़ता है।
कुछ ही समय बाद राजू ने कॉलेज में एक और उपलब्धि हासिल की। इस बार उसे मेधावी छात्रवृत्ति मिली। उसने तुरंत बाबा को फोन किया और कहा, बाबा अब चिंता मत कीजिए, मुझे छात्रवृत्ति मिल गई है, फीस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रामेश्वर के होंठों पर पहली बार लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान आई। उसने सावित्री से कहा, देखा, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया, अब हमारा बेटा बिना रुकावट पढ़ सकेगा। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, हां जी, टूटे सपनों के बीच भी उम्मीद की एक किरण मिल ही जाती है। सुबह सुबह मुर्गे की बांग के साथ ही गांव का वातावरण गूंज उठा। रामेश्वर हमेशा की तरह खेत की मेड़ पर बैठा आसमान निहार रहा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसके मन पर अभी भी हालात का बोझ भारी था। खेत का एक हिस्सा गिरवी रख चुका था, बाकी जमीन पर भी फसल का भरोसा मौसम पर टिका था। रामेश्वर सोच रहा था, कितना भी बीज बो दो, जब तक ऊपर वाला पानी न बरसाए सब व्यर्थ है। लेकिन हार मानना तो मेरे खून में ही नहीं। चौपाल पर गांव वाले बैठे थे। कुछ किसान शहर जाकर मजदूरी करने की बातें कर रहे थे। एक ने कहा, खेती से अब पेट नहीं भरता, सब छोड़कर ईंट भट्ठे जाना ही ठीक है। दूसरा बोला, हां, जो गांव छोड़ गया वही अब सुखी है। रामेश्वर ने यह सुना और बीच में बोल पड़ा, गांव छोड़ने से समस्या खत्म नहीं होगी, हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। जब तक हम खेती की नई तरकीबें नहीं अपनाएंगे तब तक यही हाल रहेगा। सबने रामेश्वर की ओर देखा। कोई मुस्कुराया, कोई अनदेखा कर गया, पर उसके मन में यह बीज पड़ गया कि बदलाव की शुरुआत करनी ही होगी। घर आकर रामेश्वर ने सावित्री से कहा, मैं सोच रहा हूं, क्यों ना गांव के किसानों को इकट्ठा करके नई खेती की बातें बताऊं, जैसे कम पानी में फसल कैसे ली जा सकती है। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा यही हौसला तो मुझे अच्छा लगता है। करो, लेकिन धीरे धीरे, लोग एक दिन में नहीं मानेंगे। रामेश्वर ने गहरी सांस ली। हां, मानने में वक्त लगेगा, पर कोशिश तो करनी होगी। इसी बीच शहर से राजू की चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, बाबा अब फीस की चिंता मत करना, छात्रवृत्ति मिल गई है और पढ़ाई अच्छे से चल रही है। मैंने यहां कई नए तरीके सीखे हैं, ड्रिप इरिगेशन, मृदा संरक्षण और नई किस्मों के बारे में। सोच रहा हूं पढ़ाई पूरी होते ही इन्हें गांव में लागू करूं। रामेश्वर ने चिट्ठी पढ़कर सावित्री को सुनाई। सावित्री ने गर्व से कहा, देखा, हमारा बेटा पढ़ लिख कर सिर्फ अपना नहीं, गांव का भी भला सोचेगा। रामेश्वर की आंखें चमक उठीं। हां, यही तो मेरी ख्वाहिश थी। मैं अपने बेटे को सिर्फ अपनी जमीन का नहीं, पूरे गांव का बेटा बनाना चाहता हूं। अगले हफ्ते रामेश्वर ने गांव के कुछ किसानों को बुलाकर समझाना शुरू किया, भाइयों, अगर हम पारंपरिक तरीके ही अपनाते रहे तो नुकसान उठाते रहेंगे। अगर हम नई किस्म के बीज और सिंचाई की तकनीकें अपनाएं तो कम पानी में भी अच्छी फसल मिल सकती है। कुछ किसान हंस पड़े। रामेश्वर, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, असल में कामयाब नहीं होता। रामेश्वर ने शांति से जवाब दिया, ठीक है।